अभी हमारे सामने है निशु। गाइस, मेरे पीछे है 500 करोड़ का घर और इतने महंगे घर अंदर से कैसे दिखते हैं? निशु कमाती कैसे? सुन लो गाइस, आज मैं पोल खोल रही हूँ। बीच में एक 2 मिलियन का चैनल था जिसको हटा दिया था। उसको मैंने बंद कर दिया। क्यों? निशु के लिए मयंक क्या है? क्या मयंक नहीं होता तो निशु का चैनल होता? मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती उसको। हमको दोस्त बनाया लोन के पेपर्स ने। मुझे थोड़ा बॉलीवुड फिल्में नहीं होती, वो जो फिल्मी वाली फिल्में, प्यार मोहब्बत वाली, वैसा सिनेमा देखना मुझे बड़ा पसंद है। रोम-कॉम। कौन सी वीडियोस रही हैं चैनल में जो बैंगर वीडियोस मानते हैं जिनको? अभी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसे मिनी अफ्रीका कहा जाता है, जो कि गुजरात में, ठीक है। तो मेरा 60% तक शूट डन हो गया। एकदम से एक वैन आती है, वैन में 6-7 आदमी जिन्होंने बहुत दारू पी रखी है, इतने गंदे तरीके से स्टेयर कर रहा मुझे। अभी हमारे सामने है निशु। निशु जो है अपने हाथ में YouTube का टैटू और YouTube पकड़ के चलती है। निशु को इंटरनेट की, YouTube की फेवरेट दीदी भी माना जाता है। आप उनको उनके बड़बोलेपन, केयरफ्रीनेस, ब्रेवरी के लिए जानते हो, लेकिन निशु की जो स्टोरी है ना, वो बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। बड़ी बहनें थी, बड़े भाई थे, यंगेस्ट डॉटर, यस, है ना। जब कॉलेज जाना हुआ तो मदर ने अपने बैंगल्स बेचे, फिर कॉलेज को छोड़ के बहुत मेहनत की, कभी पैम्फलेट्स बेचे, कभी अलग अलग आइटम्स बेचे, कभी सोसाइटीज में एंकरिंग की। आज निशु के YouTube, Facebook, Instagram सब में बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। शुरुआत टिकटॉक से हुई थी। इनफैक्ट बीच में एक 2 मिलियन का चैनल था जिसको हटा दिया था। उसको मैंने बंद कर दिया, है ना। अब उनकी जर्नी के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल में हमारा यही एम है कि हम क्रिएटर्स को लाएं, उनकी कहानी से खुद सीखें और नए क्रिएटर्स को सिखाएं। सो वेलकम निशु, थैंक यू सो मच। इतना मेरे बारे में मुझे नहीं पता, ये लोग इतना रिसर्च करके आए हैं। थैंक यू, बड़ा अच्छा लग रहा है आज। अभी रिसेंटली निशु को कॉन्ग्रेचुलेशंस की एक अवार्ड मिला है एंटरटेनमेंट और कॉमेडी क्रिएटर का। मेरी लाइफ का पहला अवार्ड, और पहला अवार्ड बहुत स्पेशल होता है, चाहे वो कहीं से भी मिले, किसी भी स्टेज से मिले। निशु, मैं शुरू करना चाह रही थी ये कॉन्वर्सेशन यहाँ से। अच्छा, आपके चाइल्डहुड से। कैसा था चाइल्डहुड? कैसी थी निशु? आई डोंट लाइक माई चाइल्डहुड। एक तो मैं सबसे छोटी थी घर में, दूसरा चीज़ है कि जब मैं हुई तो सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं थी, फिर फादर बॉन्ड मेरा कुछ इतना रहा नहीं, मतलब लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं स्कूल में थी, मैं पिटती थी, मतलब मुझे लेटर्स भी समझ में नहीं आते थे, मेरी टीचर मुझे बहुत पीटती थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे 4th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में डाला, वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। आई लव गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल नहीं, मतलब पहले जब मैं वहाँ पे थी उस सिचुएशन में थोड़ी पढ़ाई का थोड़ा इशू था, पर अब गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हो चुके हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में मेरे को ना सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो लगी इक्वालिटी। बेइज्जत नहीं किया जाता आपको। सरकारी स्कूल में कुछ भी हो, बेइज्जत नहीं किया जाता। फीस के लिए, कपड़ों के लिए, सफाई के लिए बेइज्जत नहीं किया जाता, और आपको इतना फ्री और इतना अच्छा फील होता है। मैं प्राइवेट में जब तक थी, मेरे को ऐसा लगता था मैं परेशान हूँ, ट्रॉमेटाइज हूँ। जैसे मैं सरकारी स्कूल में गई, मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सट्रोवर्ट बनी। मेरे को सरकारी स्कूल ने एक्सट्रोवर्ट बना दिया, वरना मैं थी नहीं। वहाँ मैंने इतनी मस्तियाँ करी, वहाँ से मेरा चाइल्डहुड जो है वहाँ से शुरू हुआ, 4th क्लास से, 6 से, जब मैं सरकारी स्कूल में गई। हाँ, ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पे आपने बोला है कि मिड डे मील सरकारी स्कूल में मिलता था। क्योंकि और प्राइवेट स्कूल में क्या है कि बहुत मॉडर्न बच्चे आते हैं, तो वहाँ हमने देखा था कि यार ये टिफिन लेके आ रही है, वो तो हमारी मम्मी हमें पैसे पकड़ा देती थी वहाँ पे। तब तो 2 रुपए की 3 रुपए की चीज़ आ जाती थी, मम्मी 5 रुपए का सिक्का पकड़ा देती थी। फिर जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई, मैंने देखा कि यहाँ तो मेरी को कोई बेइज्जत नहीं कर रहा, मैं यहाँ पिट नहीं रही हूँ, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा दबाव नहीं हो रहा, ऊपर से खाना भी दे रहे हैं। ये लोग कितने अच्छे हो, कोई मैं ऐसा सोचता कोई कितना अच्छा हो सकता है। मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, इतना अच्छा खाना आता था। सोचो, राजमा चावल आ रहे हैं, छोले चावल, पूरी हलवा, बिस्किट के पैकेट, ये सब भी आ रहे हैं। तो मेरे को मिड डे मील से जो प्यार हुआ, मैंने 12th तक मिड डे मील खाया है। नाइस। और ये जब कोई मिलता है और कोई ऐसे बोलता है कि यार सरकारी स्कूल का बच्चा नहीं बन सकता क्रिएटर, यार ऐसा है क्या? सरकारी स्कूल का बच्चा क्या नहीं बन सकता? क्रिएटर तो बहुत छोटा सा टर्म है। सरकारी स्कूल के बच्चे को इतनी लड़ाइयाँ लड़ने आ जाती है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।
कुछ भी कर सकता है सरकारी स्कूल का बच्चा। जैसे 3rd से लेके 4th से लेके 12th तक सरकारी स्कूल, और उसके बाद फिर कॉलेज मेरे को कैबिन क्रू बनना था, मतलब एयर होस्टेज मेरा सपना था कि मैं एयर होस्टेज बनूं। मेरे को भी है अरे वाह मेरे को एयर होस्टेस बनना था, पर फिर उसके बाद मैंने गरम मसाला मूवी देख ली, अच्छा, जिसमें वो अक्षय कुमार बहुत ही खराब करता है एयर होस्टेस। अरे यार मेरे को एयर होस्टेस बनना था। तो मेरे जो फादर थे वो एयर इंडिया कंपनी में काम करते थे, तो तब तक मेरे फादर जा चुके थे। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी मुझे पापा के ऑफिस लेके गई। हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे अगर कुछ बनना हो ना तो पहले बहुत सोचना पड़ता है कि ये बनते कैसे हैं। तो वहाँ पे 2-4 बड़े बड़े अफसर थे, उन्होंने मेरे को डांट दिया, हट ये क्या काम हुआ, ये क्या हुआ। तो अब पता वो उनकी अपनी सोच होगी, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया। अब मेरी मम्मी सुना के इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गई। तो फिर मेरी गली में एक लड़की रहती थी, वो एक बार आ रही थी, उसने मेरे को बताया कि मैं तो जर्नलिज्म कर रही हूँ, मैं इस कॉलेज में हूँ। तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था मास कॉम में, मेरे को नहीं ऐसा कुछ पत्रकार या कुछ ऐसा था। उसने बस एक लाइन बोली, मेरी गली की लड़की ने, मेरे कॉलेज में हीरो हीरोइन आते हैं। मैंने कहा ये क्या पढ़ रही है। उसने फोटो भी दिखा दी, वो कॉलेज की जो मैगजीन्स होती है उसने फोटो दिखाई कि उसके कॉलेज में ये हीरो हीरोइन आता है। मैंने कहा कि भाई ये तो करना पड़ेगा। मतलब मैंने तो बस ये सोचते, मैंने कहा मम्मी मेरे को मास कॉम करना है। मम्मी मेरे को लेके गई कॉलेज में, कॉलेज वालों ने अपना प्रोसेस वगैरह बताया। फिर वो फीस तो बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने भी जिद पे अड़ी थी कि यार मेरे को पहले वो भी नहीं करने दिया, अब ये भी नहीं करने दिया, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मम्मी ने कहा कि चल ठीक है। मम्मी ने 25,000 रुपये फीस होती है, वो जो क्या कहते हैं एडमिशन फीस होती है, मम्मी 2,000 रुपये दे के आई। कैसे कैसे मम्मी ने अपना कुछ भी जूरी था वो सब बेच के फीस भरी। ठीक है, अब मैं उस कॉलेज में चली तो गई, पर कॉलेज बड़ा हाई फाई। अब वहाँ 2-4 महीने जाने के बाद मुझे लगा कि ये तो गलती हो गई, क्योंकि जो पर सेमेस्टर की फीस थी वो थी 44,000 रुपये, और ऐसे 6 सेमेस्टर थे। अब जिसने एडमिशन फीस ही 2,000 भरी हो, मैंने सोचा कि मैं ना लोन ले लूँगी, बैंक से लोन मिलता है एजुकेशन लोन, वो ले लूँगी। पर वो उन्होंने मना कर दिया कि तो नहीं हो पाएगा। फिर लोन भी नहीं हो पाया मेरा, वो भी रह गया। तो मैंने सिर्फ 1 सेमेस्टर की फीस भरवाई मेरी मम्मी से, जो मेरी मम्मी ने कर्जा लेके भरी, और बाकी 5 सेमेस्टर अभी बाकी थे। मैंने 1 सेमेस्टर पे ही क्विट कर दिया। मैंने कहा नहीं करना ये, और उसके बाद मैं इवेंट्स में घुस गई, इवेंट्स करने लग गई। पर मेरी इंटर्नशिप लगी थी एक न्यूज़ चैनल में, और कॉलेज तो मैंने छोड़ ही दिया था 1 सेमेस्टर के बाद। मैंने कहा कि कभी लाइफ में पैसा होगा तो देख के डिग्री ले लेंगे, पर वो मैंने ली नहीं आज तक। तो अभी भी मैं टेक्निकली 12वीं पास ही हूँ। तो 12वीं पास भी क्रिएटर बन सकता है? अरे 9वीं पास भी बन सकता है। और अगर फादर नहीं है तो क्या रोल मम्मा ने निभाया, कैसे आपको सपोर्ट किया, क्या रहा, क्या जर्नी है, कैसे देखते हो आप? मेरी मम्मी से ही मैंने सीखा है जुगाड़ू होना। वो एक ऐसी लेडी हैं, वो ना काम करती नहीं है, जॉब में उन्होंने कुछ नहीं करी, पर वो ना विश्वास बहुत अच्छा दिलाती हैं। हो जाएगा, कर लेंगे। फादर गए, कड़की रही, घर में खाना नहीं आता, पॉजिटिविटी पूरी मेरी माँ की। मैं जब क्रिएटर बनने की जर्नी पे निकली तो मैंने अलग रहना भी शुरू कर दिया अपने घर से, और मैं अकेली रहती थी। तब भी मेरी मम्मी ने कोई सवाल नहीं उठाया। गली में कितने लोगों ने भड़काया होगा, कितने लोगों ने कितनी बातें बोली होगी, पर मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है। जो भी फ्यूचर में क्रिएटर बनना चाहता है ना, तो उसको कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो क्या ज़रूरी है डिग्री? क्रिएटर की सबसे अच्छी बात ही यही है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ। क्रिएटर इंसान खुद ही बन सकता है। अगर मैं भी ये बोल दूँ ना कि मैं भी बना दूंगी, आप भी बना दोगे, हम आपको सलाह देने में मदद कर सकते हैं। क्रिएटर तो हम भी आपको नहीं बना सकते। क्रिएटर काम फुल टाइम है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप नौकरी भी कर लो, पार्ट टाइम ये भी कर लो, फिर क्रिएटर बन जाओगे। नहीं, क्रिएटर तो आप फुल टाइम ही बनता है बंदा। अगर आप वो फुल टाइम दे सकते हो, वो डेडिकेशन दे सकते हो, आप उसके लिए आपके अंदर भूख है क्रिएटर बनने की, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। आप क्रिएटर बन जाओगे अगर आपके अंदर है वो भूख। तो अभी अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो निशु, कि जैसे क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस करते हो, कभी फूड का चैलेंज करते हो, कभी किसी की वेडिंग्स में जाते हो, कभी किसी एयरलाइन में जाते हो, अभी अपने आप को कोई बोलता है कि तू क्या करती है जिंदगी में, तो क्या बोलते हो? अरे भाई, इसके साथ तो मेरे इतने फनी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। एक तो इतनी अलग अलग वीडियो, सब अलग अलग वीडियो का नाम लेते हैं। कोई ऐसे भी पूछ ले कि अरे आप क्या करते हो, क्या बनाते हो, समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ मैं, क्या करती हूँ मैं, क्या बनाती हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ हम ना एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़ें हर हफ्ते। मेरी एक वो बन चुकी है टर्म, हम ना नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं हर हफ्ते। फिर कहते हैं कि नई नई चीज़ों में क्या, मैं कहती हूँ आप
मेरा चैनल देखो आपको समझ आएगा, मैं खोल के दिखाती हूँ, मैंने कहा आप यूट्यूब देखो, मेरा चैनल देखो, आपको समझ में आएगा हम क्या करते हैं। क्योंकि हम जैसे कोई वाइन बनाता है तो उसको कहते हैं वाइन बना रहा है, रोस्टर्स की एक टर्म है कि वो रोस्ट बना रहे हैं, पर हमारे वाली कैटेगरी की कोई टर्म ही नहीं है, क्या बोलूँ मैं। और अगर मैं ये बोलूँ IRL बनाते हैं इन रियल लाइफ वाला, तो उनको समझ नहीं आएगा, तो मैं सीधा बोल देती हूँ हम ना नई नई चीजें बनाते हैं। जैसे अब अगर कोई इंसान नया चैनल शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे बोलोगे कि वो अपना कैसे टाइप ढूंढे? अगर अभी कोई यूट्यूब करना चाहता है तो मैं तो उसको यही सलाह दूंगी कि शॉर्ट्स बनाओ, मत करो लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म बहुत मुश्किल है और यूट्यूब खुद उसको बहुत सेकेंडरी बना चुका है लॉन्ग फॉर्म को, कहीं ना कहीं आपको भी फील होता होगा। वो लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स बहुत मेहनत करते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपने जब निशु शुरू किया यूट्यूब, कैसे शुरू किया? एक बार पहले यहाँ से शुरू करते हैं। और अभी जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये निशु के पहले चैनल की वीडियोस थी, बहुत छोटी सी, प्यारी सी, इनोसेंट सी लग रही है, और वहां से हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? इनोसेंट तो नहीं लग रही, झूठ मत बोलो यार। ये मेरा एक प्रैंक का सेगमेंट था जिसमें मैं चुस्की बनती थी, छोटी बच्ची बन के मैं लोगों से ऊट पटांग सवाल पूछती थी, और वो प्रैंक का एक अलग सेगमेंट मैंने बनाया था। पता, एक तो मैं प्रैंक बना रही थी, उसमें भी मुझे वो चाहिए थी नई वेरिएशन। तो ये चुस्की वाला तो उसका था। वहां पे कैसे पहुंचे थे हम लोग? हमने एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, फर्स्ट सेमेस्टर में छोड़ निकल दिया गए, अब और हम घुस गए टिकर न्यूज चैनल में घुस गए। हाँ। और न्यूज चैनल के साथ साथ हम कर रहे हैं इवेंट्स। हाँ। ठीक है, इवेंट्स करते थे जिसमें हमें पर डे के 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये मिलते थे। उसके साथ साथ मैं मतलब लाइक एक बार सीपी घूमने गई थी तो किसी ने मेरे पे प्रैंक किया, मैं सेम कपड़े में ही थी और ऐसे 2-4 लोग हो रहा है उसी दिन का आप पे प्रैंक करेंगे, मैंने कहा तू भी कर ले। और मैंने ऐसे करते करते 10 प्रैंक वालों को हाँ कर दी, तुम सब प्रैंक करो। तो जब सबकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुई तो किसी की एक दिन पहले एक दिन बाद हुई, तो पहली बार लोगों को पता चला कि प्रैंक भी स्क्रिप्टेड होते हैं मेरी वजह से। क्योंकि एक ही लड़की सेम कपड़े में सबके प्रैंक पे कैसे दिख रही है। हाँ। तो फिर वहां से मुझे किसी ने अप्रोच किया था, तो मैं उसके चैनल के लिए काम करती थी, हम पार्टनरशिप में थे 50-50 की। तो वो स्टूडियो होता है यूट्यूब स्टूडियो, मैंने कहा कि मेरे फोन में भी इसको खोल दो। तो उसने मेरे को बोला ये तो सिर्फ एक ही फोन में खुलता है। अच्छा, झूठ बोल दिया, एक ही फोन में खुलता है। तो और फिर रिवेन्यू कुछ बना था 15,000 कुछ बना होगा, तो उसने मुझे बोला इस महीने तो सिर्फ 3-3,500 रुपये बने। तो उसने मुझे 1,500 रुपये दिए। फिर मुझे वहाँ पे एक दूसरा बंदा था, तो उसने मेरे को बोला ये तेरा पागल बना रहा है, जिसके साथ तू काम करिए ऐसा नहीं होता, स्टूडियो सबके फ़ोन में खुल सकता है और रिवेन्यू व्यूज़ के हिसाब से उसने मुझे काउंट करके बता दिया। व्यूज़ से पता ही चल जाता इतना बना होगा। फिर मयंक को मैंने बोला कि यार ऐसा ऐसा सीन है। उसने बोला कि तेरी को सिक्योरिटी है इस चैनल पे, अगर तू कल को अलग होती है तो तुझे कुछ मिलेगा। मैंने कहा यार ये सब कौन पूछता है क्या। उसने बोला तू बड़ी पागल है, ऐसी करी जा रही है काम। जिसके साथ मैं काम करी थी मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि वो घबरा गया। उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चैनल तो मेरा ही है, चैनल थोड़ी मिलेगा, तुम्हारे पैसे मिलेंगे जो बन रहे हैं वो। फिर उसने अपना चैनल का सब कुछ चेंज कर दिया, बैनर को दी। फिर वहाँ से बात खराब हुई तो हम अलग ही हो गए। फिर मयंक ने कहा कि यार छोड़, हम करते हैं अपना। फिर हमने नया चैनल बनाया नौटंकी निशु तिवारी के नाम से। और फिर वहाँ पे हमने अपने प्रैंक बनाना चालू करे। फिर वो धीरे धीरे 10-12 वीडियो के बाद वो वायरल हो गया चैनल। फिर हमने उस चैनल ऐसे यूट्यूब पे मेरे पूरा परमानेंटली मैंने शुरुआत कर दी यूट्यूब की, एज अ करियर मैं यूट्यूब को चुनूंगी। वो चैनल जो था वो चैनल अच्छा चला, फिर भी उसे बंद किया, क्यों? क्योंकि रिस्पेक्टफुल नहीं था। प्रैंक की कैटेगरी बहुत, मैंने कितनी बार बता दिया है कि वल्गर हो चुकी थी बहुत ज़्यादा प्रैंक। और वल्गैरिटी, जब एक किसी नीश में वल्गैरिटी मचती है तो तुम कितना भी अच्छा कर लो, लोग कहते हैं अरे आप प्रैंक बनाती है। तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। वो जो मेरे ऊपर एक क्या कहते हैं उसे, थप्पा सा नहीं लग जाता, स्टैम्प मार दिया, वो स्टैम्प मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मेरे उससे पैसे भी बहुत बन रहे थे, ब्रांड्स भी, उस पर बहुत ब्रांड्स आती थी ट्रेडिंग वगैरह की सबकी, और वो प्रैंक चैनल को अच्छा पैसा भी देती है। फिर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मुझे ना अच्छा अंदर से ही अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने बंद कर दिया। मुझे था कि अगर मैं कुछ और भी करूँगी तो मेरा चलेगा। और कौन से टाइप की ब्रांड्स है जो आपके पास आती हैं? थोड़े से कैटेगरीज बताओ कि जो अगर कोई नया क्रिएटर निशु जैसी वीडियोस बनाता है तो कौन सी ब्रांड्स उसके पास आ सकती है? मेरे पास तो यार ऑडियंस हर तरीके की है, तो इसलिए मेरे पास ब्रांड्स भी हर तरीके की आती है। आप मेरे को हिमालय करते हुए देखोगे, मैं ब्यूटी भी बेचती हूँ। आप मेरे को बिजनेस के लिए उडू बेचते हुए देखोगे कि वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास मेल ऑडियंस ज़्यादा, तो मैं वहाँ पे भी कैटर कर रही हूँ। हर यूट्यूबर का मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होता है ब्रांड डील्स। जैसे मैं भी कई सारी ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ। ऐसे में जरूरी होता है कि मैं अपने इनवॉइसेस और पेमेंट्स सॉर्टेड रखूं, और इसमें मेरी हेल्प करता है ओडू, जो कि एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है।
इसकी 45 प्लस एप्स है जिसमें आप मैनेज कर सकते हो अपना पूरा बिजनेस फ्रॉम वेबसाइट टू मार्केटिंग, इन्वेंटरी टू सेल्स। मैं ओडो की इनवॉइसिंग ऐप में जाऊंगी, यहाँ कस्टमर का नाम, ड्यू डेट फिल करूंगी, मेरी सर्विसेज फॉर द कस्टमर मेंशन करूंगी। जैसे मैंने इस ब्रांड के लिए एक YT वीडियो, 2 रील्स और 2 स्टोरीज बनाई। अब सिंपली कंफर्म पर क्लिक करूंगी। मैं इस इनवॉइस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकती हूँ। बस इतनी आसानी से इनवॉइसेस तैयार हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ओडो का फर्स्ट ऐप फ्री है लाइफ टाइम के लिए। और भूलना मत, ओडो का ऐप फ्री में ट्राई करना फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये कैसे एक क्रिएटर को कॉन्फिडेंस आता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और अब इसको बंद कर देंगे? मतलब सोचा इसके बारे में या फिर ये डिसीजन ले लिया तो ले लिया? मेरा हमेशा से ही है, मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो ले लिया, मैं नहीं सोचती ज़्यादा। जैसे अब आपको पता है कि आपका फेस चल चुका है, अब आप दूसरा चैनल भी बनाओगे तो आपको 10 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, पर हो जाएगा। आपको वो ट्रिक्स पता चल चुकी है, वो मेहनत करने आप जान चुके कि वो मेहनत कैसे करते हैं, आपने सब फेस कर लिया। मुश्किल होती है पहले को बना के चलाने, फिर तो आदत लग जाती है उस हार्डवर्क की, उस मेहनत की, तो फिर इजी हो जाता। मुझे था कि नहीं अब दूसरा तो मैं कर लूंगी, ये वाला बंद कर देते हैं। कि जैसे आपने बोला कि यार मेरे को बचपन से कॉन्फिडेंस बहुत है, और मुझे लगता है कि क्रिएटर को कॉन्फिडेंस जरूरी है। हाँ, और वो बहुत सारी रीजंस के लिए जरूरी है, क्योंकि तुम हजारों रीजंस एक ही दिन में ले रहे हो। तो उन रीजंस में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो या खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो आसपास वाले जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, वो पकड़ लेते हैं फिर। हाँ, एकदम से। क्रिएटर शुड बी कॉन्फिडेंट। हाँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कैमरे पे भी दिखेगा, और कैमरा पे दिखेगा वो तो बात की बात है, आप काम ही नहीं कर पाओगे। कैमरे पे तो जब वीडियो अपलोड हो जाती है तो लोग अपने अपने घर से बैठ के देख रहे होते हैं, पर जब हम कहीं पे भी जाते हैं, शूट कर रहे हो, तो वहाँ तो कितने लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, चैलेंजेस की। ऐसे कौन से इंस्टेंसेस आए जब लगा कि यार या तो डर लगा या फिर भागना पड़ा? ऐसा कभी हुआ है? अरे ऐसा किस शूट में नहीं होता। अभी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं अलग अलग विलेजेस में गई उनकी यूनिकनेस देखने के लिए। तो उसमें से मैं एक विलेज में गई जिसमें जैसे मिनी अफ्रीका कहा जाता है, जो कि गुजरात में, ठीक है। मैं शूट कर रही हूँ, सब सही चल रहा है मेरे साथ। पता है क्या सीन होता है, मेरा शूट जब 50-60% डन हो जाता है, मेरे साथ दिक्कत 60% के बाद होती है। तो मेरा 60% तक शूट डन हो गया, एकदम से एक वैन आती है, वैन में 6-7 आदमी, अंकल बिल्कुल, जिन्होंने बहुत दारू पी रखी है। क्या वो मेरे को ऐसे कहते, ए इधर आ। मैंने कहा मेरे से बात कर रहा है क्या? मैंने कहा मैं हूँ। तो मैं गई उसके पास, तो कह रहा क्या हो रहा है यहाँ, ऐसे करके उसने बोला। उसकी एक अपनी टोन थी। मैंने कहा कि हम लोग ना बाहर से आए हैं और एक ऐसी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं और गाँव के बारे में ऐसे दिखाना चाहते हैं, परमिशन है? मैंने बोला कि नहीं, परमिशन किसी लिए नहीं, आप बताइए, मैं ले लूँगी परमिशन, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा वैसे अभी तक हमने जिसके साथ भी शूट किया है उससे पूछ के ही किया है। पहले मैंने पूछा कि हम बात कर सकते हैं आपसे, और फिर उन्होंने हाँ करी तभी हमने शूट किया, वरना हम बिना उसके शूट नहीं करते। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। कह रहा मैं यहाँ का वो हूँ मुखिया। तो मैंने कहा कि यार अब गाँव वाली सिचुएशन से कैसे भागा जाए, कहाँ जा सकते हैं? मैंने कहा आप बताइए क्या कर सकते हो? तो वो कह रहा कि नहीं, आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे कैसे आप ये कर सकते हो, ये वो। मैंने कहा कि आप मेरे को सोल्यूशन तो बताइए। तो सोल्यूशन भी बता के राजी नहीं, इतने गंदे तरीके से स्टेयर कर रहा मुझे। मैंने उसको बोला आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ये? हम ये ना इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे सरकार की नज़र पड़े तो आपको मदद मिल सके। देखिए अभी तो कितना बुरा हाल है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आपको मदद चाहिए? नहीं चाहिए, मीडिया की तरफ से हैं, बताओ। कह रहा कौन सा मीडिया? मैंने कहा यूट्यूब मीडिया की तरफ से आए हम। मैंने कहा यूट्यूब मीडिया की तरफ से। कह रहा ये कौन? कह रहा दिखाओ। उसको नहीं सब, उसको इतनी नॉलेज थी नहीं। तो मैंने उसको यूट्यूब चैनल दिखा, वो मान गया कि मैं यूट्यूब मीडिया की तरफ से। मैंने कहा हम ये सच्चाई दिखा रहे, सोचो जब ये सरकार की नज़र में आएगा, इसको कितनी मदद मिलेगी, कितनी योजनाएं हैं जो आपके लिए काम करेंगी, और यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। भाई मैंने ऐसी कहानी बनाई जल्दी। फिर कहता आपको कोई दिक्कत हो ना मेरे को बताना। कितनी बार ऐसा हुआ, मैं गई, मैंने कहा बात कर सकता हूँ? कहेगा हाँ बात कर सकते हैं। तब तो एक्साइटेड हो जाते, कैमरा देख के, लड़की देख के, तो हाँ बात कर सकते हैं, बात करें। उसके बाद वीडियो अपलोड हो गई, उधर से मुझे मेल आ रहे धमकी भरे। मैंने कहा वीडियो गई तो हटेगी तो नहीं, अब
मेरा सिंपल सा है, फिर तुम कुछ कर लो। मैंने पूछा था ना, मैंने जबरदस्ती थोड़ी कर दी। पहले तुम सब वीडियो बनवा दो, मेरा सब बन गया, सब कुछ एडिट हो गया, इतनी मेरी मेहनत लगी, अब कह रहे तुम हटा दो, तो कैसे पॉसिबल है। अभी मैंने वो वीडियो बनाई थी IIT वाली, जिसमें मैंने अलग अलग कॉलेज में मैं गई थी पढ़ने का ट्राई किया था। तो उसमें मैंने जो IIT वाला लड़का है, तो मैंने तो उससे पूछा भी नहीं था, मैं शूट कर रही हूँ, वो लड़का खुद आया है पहले, तो वो बहुत देर से देख रहा है मुझे, फिर वो एक्साइटेड है बात करने के लिए। मैंने कहा कि चल बात कर ले, तो कह रहा कि हाँ बात कर सकते हो। मैंने कहा कि हम कॉलेज देख सकते हैं। तो IIT में ना आप घूमने जा सकते हो अंदर, अगर आपके साथ कोई है, किसी के पास कॉलेज का ID, तो आप घूमने जा सकते हो एज अ विजिटर। तो हम गए, तो मैंने वहाँ पे शूट कर लिया, और कितनी सारी बातें उस लड़के ने बोली जो मैंने खुद से, हमारी टीम ने काट दी वो बातें, क्योंकि पता था कि वो उसके अगेंस्ट जाएंगी। जो चीज़ें वो चौड़ चौड़ में बोल रहा था कि भाई मैं तो ऐसे ही पास हो गया, मेरे तो ऐसे ही निकल गया, वो कितनी चीज़ें थी वो सब काट दी। ठीक है, वीडियो अपलोड होगी तो वीडियो बहुत अच्छी चल गई। तो कैंपस के जो भी सीनियर्स होंगे उनके तक पहुंच गई, तो उन्होंने उस लड़के को बुलाया, बोला कि तुम्हें किसने परमिशन दिया ये सब करने का, ये वो। उसका कॉल आया मेरे पास रोते रोते, दीदी वीडियो हटा दो ये वो। मैंने कहा भैया वीडियो नहीं हट सकती। मैंने कहा तू IIT में पढ़ रहा है ना, तूने कुछ गलत बोला ना, तूने कोई ऐसी स्टेटमेंट दिया जो कॉलेज के अगेंस्ट हो, ना तूने कोई क्राइम किया, और तूने मुझे कॉलेज का वो हिस्सा दिखाया है जो इंटरनेट पे ऑलरेडी 10,000 लोग ब्लॉग में डाल चुके हैं, जहाँ तक तो वो खुद भी कहते हैं कि इतना तो आप घूम सकते हो। ठीक है, जब मैंने कहा कि हम क्लास में जा सकते हो, तो उस बेचारे लड़के ने मुझे खुद ही मना किया कि आप नहीं जा सकते, उसके लिए आपको IIT क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने वो भी दिखाया कि हम कितना सीरियस चीज़ है ये। तुझे तेरे राइट्स के बारे में नहीं पता, तुझे कोई भी धमका दे रहा है, तुझे वो हो जा रहा है, कह रहे कि मेरे को निकाल देंगे वो। मैंने कहा भाई यार तू मेरे को ये बता, मैं ये वीडियो डिलीट के अलावा क्या कर सकती हूँ। वो ना उस दिन ना वीडियो पे बहुत व्यूज़ आ रहे थे, मतलब वो इतनी अच्छी चल रही थी, और जिस दिन वीडियो अच्छी चलती है उस दिन क्रिएटर का बेस्ट मूड होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप एक काम करो, अभी ना ये मेरे को कैंपस में बुलाएंगे और मेरे को डांट वाट पड़ेगी, तो आप तब तक के लिए प्राइवेट कर दो। मैंने कहा सुन, मैं सिर्फ इसलिए प्राइवेट करी हूँ कि तू कहीं कुछ कर ना ले, तू लग मुझे मंदबुद्धि रहा है। तो मैंने वो वीडियो 3-4 दिन प्राइवेट करी, 3-4 दिन वो प्राइवेट रही। फिर जब उसका सब सॉर्ट आउट हो गया, तो फिर मैंने उससे पूछा भाई सुन अब कर सकते हैं पब्लिक? उसने कहा हाँ आप कर दो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने उनको बोल दिया, माफ़ी मांग ली। तो फिर मैंने उससे पूछ के वो पब्लिक कर दी। तो मेरे साथ तो इतना लोचा हो जाता है ना, कुछ वीडियो तो यादगार बन जाती है। एक और चीज जो आपने बोली कि खुद के लिए डर कम लगता है पर अपने टीम वालों के लिए ज्यादा लगता है कि तू वहां पे है क्योंकि मैं तेरे को लेके गई हूं। हाँ, क्या प्रेपरेशन, क्या तैयारी रहती है सेफ्टी इंश्योर करने की? मैंने अपनी टीम को हमेशा बोल रखा है, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी बात हो, तुम कुछ मत बोलना, तुम बिल्कुल मुंह मत खोलना, क्योंकि क्या होता है चीज़ें मेल ईगो की वजह से बिगड़ती हैं। अगर टीम में किसी मेल ने कुछ बोल दिया तो पिट जाएगा, क्योंकि लोग फीमेल पे ना मतलब इतना जल्दी वो नहीं होता कि ऐसे हाथ नहीं उठा देंगे या ऐसा धक्का मुक्की नहीं कर देंगे। तो मैं टैकल नहीं करने देती, मैं कहती हूँ मेरे को टैकल करने दो, क्योंकि मैं आई हूँ ऑन फील्ड, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जिस तरीके से बात करूँगी बहुत अलग लगेगा, हो सकता है मेल ईगो में बात ज़्यादा ख़राब हो जाए, ज़्यादा बात बिगड़ जाए। तो मैं उनको मोर ओवर कहती हूँ कि तुम बस खड़े रहकर सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहो, बस बोलो कुछ मत। ऐसा भी हुआ है कि कभी हाथापाई हुई है कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी हाथापाई जैसी कोई नौबत नहीं आई यार अब तक। और कौन कौन होता है जब एक निशु तिवारी की शूट में? कितने लोग होते हैं? मैं और आयुष, बस 2 लोग से पूरी वीडियो बन जाती है। 2 लोग से पूरी वीडियो बनती है। एक वीडियो की सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो? क्या ये एक वीडियो आपने शूट किया, उसको डाला इंटरनेट में और अब उसमें अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो क्या कोई पर्टिकुलर व्यू का नंबर है जो कि उसको सक्सेसफुल बनाती है, या फिर व्यूज के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि एक वीडियो को आपके लिए सक्सेसफुल बनाती है? मैं अपनी वीडियो को बहुत एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे हूँ, मेरे को अगर मेरे बहुत व्यूज़ आ गए तो मैं बहुत खुश भी नहीं होती हूँ, मेरी वीडियो अगर पिट गई, नहीं व्यूज़ आया तो मैं दुखी भी नहीं होती हूँ। और मेरे लिए कुछ सक्सेस का कुछ वो है ही नहीं, कोई मात्रा ही नहीं है। मेरे लिए वीडियो का अपलोड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो अपलोड नहीं होती मेरे को ऐसा रहता है कि यार कब होगी। अपलोड हो गई, वो चल रही है नहीं चल रही है, उसे देख रहे नहीं देख रहे, मेरे लिए तो अपलोड होते ही वो मेरे सक्सेस। और क्या ऐसा कोई नंबर है कि महीने में इतनी वीडियोस जानी चाहिए? पहले मेरा ये था कि मैं महीने में 4 वीडियोस डालूं, जिसके लिए मैंने बहुत अपने आप को बहुत उसको फंसा के रखा, बहुत प्रेशर में मैं रही। पर अब मैंने महीने की 3 कर दी हैं। अब 1 कम कर दी है। किस पे डिपेंड करता है कि आप इस महीने 1 वीडियो निकालोगे या फिर कभी 4 वीडियो निकालोगे? क्या वो वीडियो के टॉपिक पे डिपेंड करता है या फिर आपने बोला एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है?
तो पहले ये था कि कुछ भी हो जाए 4 निकालनी है, अब ये है कि पॉसिबिलिटीज कितनी है। मान लो मैंने सोच लिया कि चलो इस हफ्ते में ना 2 थोड़ी बैंगर कर देती हूँ, 1 थोड़ी नॉर्मल कर देती हूँ, या 1 थोड़ी बैंगर कर देती हूँ, 2 नॉर्मल कर देती हूँ। तो वो मैंने एक नंबर बना रखा है कि महीने में 3 वीडियो को तो मैं डालू ही डालू। और बैंगर वीडियो क्या है निशु के लिए, कि क्या निशु को पहले से पता होता है कि ये वाली वीडियो बैंगर वीडियो होने वाली है? ये तो पता होता है मुझे कि ये वाली वीडियो बैंगर वीडियो होने वाली है। नंबर वाइज नहीं, वो कंटेंट वाइज मैं डिसाइड करती हूँ कि ये बैंगर है और ये नॉर्मल वीडियो है। मतलब वो पता होता है क्रिएटर को ना, अपने काम का पता होता है कि ये मेरी नॉर्मल वीडियो थी थोड़ी, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले हैं। कुछ कौन सी वीडियोस रही हैं चैनल में जो बैंगर वीडियोस मानते हो जिनको? एक तो अभी वायरल सेंसेशन वाली बैंगर वीडियो रही है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगी है, मैं इतना ट्रैवल कर दिया है मैंने। और कौन सी है यार, ज्योति आमगे वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो बहुत बैंगर वीडियो थी। लखनऊ जाके एक लंबे आदमी के साथ बनाई थी, वो बैंगर वीडियो थी। पैपराजी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो बैंगर वीडियो थी। ये सब मैं कंटेंट वाइज देखती हूँ, मेरा बैंगर, मेरा व्यूज वाइज नहीं है। कितनी बार मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई, नहीं चली, फिर भी मैं मानती हूँ ये मेरी बैंगर वीडियो है यार। और किसी भी जगह पे जाने से पहले वहाँ की परमिशन कैसे निकालते हो? क्योंकि बड़ी अतरंगी जगहों पे जाते हो, क्या पहले से प्लान्ड होता है, पूछा जाता है कि यहाँ पे आके हम शूट कर सकते हैं? मैं ना, मेरा एक ट्रिक है मेरी। हाँ बताओ, कैसे लोगों को कंफर्टेबल फील कर रहा है? कि मैं, अगर आप कहीं शूट करने गए, ठीक है, आपने बता दिया ना कि यार ये शूट हम कर रहे हैं, ये वो, तो लोग कहेंगे अरे यार तो आपकी बात हो रही है ना, आप तो अपनी बात कर रहे हो। अपनी बात नहीं करनी, आप जैसे जाओ सामने वाले की बात करो, सामने वाले की सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और जो भी बना रहे हो उसमें सामने वाले का फायदा दिखाओ कि आपका किस तरीके से इसमें फायदा है। मान लो सपोज मैं ब्लिंकिट की वीडियो बनाने गई, अभी तक जितने लोगों ने ब्लिंकिट की वीडियो बनाई है, किसी को परमिशन नहीं मिला उसमें शूट करने का, अंदर वियर आया उसमें। मैं अंदर गई, मैं जैसे कि उन्होंने मेरे को मना कर दिया, घुसते का, अरे मैडम यहाँ तो शूट नहीं हो सकता, आप ही आपके पास परमिशन है, मेल दिखाओ, ये दिखाओ। मैंने कहा ठीक है भैया, ओके। मैं बहुत देर तक, फिर मैंने बाहर से डिलीवरी करी। तो वो जब देख रहे हैं कि लड़की बाहर से डिलीवरी कर रही है, अब अंदर कैमरा नहीं चला रही, उसने रिस्पेक्टफुली हमारी बात मान ली, ठीक है। तो उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा जगह, जो वहाँ मैनेजर बैठा था, उसने बोला क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा ब्लिंकिट को प्रमोट। क्या दिखाना चाहते हो? मैंने कहा कि आज तक लोग ब्लिंकिट से सामान खरीदते हैं, सब ब्लिंकिट, जोमेटो, जैप्टो, सबको पता है, पर ये चला कौन रहा है? इसका मालिक राइडर्स। कौन चला रहा है? राइडर्स की वजह से चल रहा है। कैमरा पे जब तक मैं बाहर शूट कर रही हूँ, मैं अंदर नहीं गई उस वेयर हाउस में, तब तक सब कह रहे क्या रे पैसे नहीं मिलते, वो नहीं मिलता। मैंने कहा तो तुम दिखाने कहाँ दे रहे हो? मैंने बाहर बोला वहाँ राइडर से कि मुझे अंदर तो शूट ही नहीं करने दे रहे, अंदर क्या मैंने चलिए। तो राइडर कह रहे मैडम आप रुको रुको रुको, आप मेरे लिए राइडर गए अंदर बात करने मेरे ब्याह पे कि यार मैडम को करने दो, अभी हमको एक डिलीवरी पे 8 रुपये, 9 रुपये, 12 रुपये मिल रहे हैं, मैडम को करने तो दो आप। फिर उनको मैंने समझाया, मैंने कहा कि आप मेरे को बस ये बता दो कि यहाँ नहीं करना है, इस फेस को नहीं दिखाना, मैं नहीं दिखाऊंगी। पर आप बिल्कुल मना कर रहे हो, तो फिर अब आपने मना कर दिया तो ठीक है, मैं बाहर खड़ी रहती हूँ। पर फिर वो मान गए, उन्होंने कहा आप शूट कर लो। शूट करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। उसको पॉसिबल बनाने के लिए झूठ भी बोलने पड़ते हैं, कई बार हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कई बार 4 लोगों की 4 बातें सुननी पड़ती हैं, कितने लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं, वो नज़रें सहनी पड़ती है। तो शूट को पॉसिबल बनाना तो बहुत अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा काम है। एक और चीज़ जो मेरे को प्रॉब्लम फेस होती है पर्सनली, कि लैंग्वेज ना बैरियर बन जाती है इंडिया में कई स्टेट्स में। जैसे कि मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया टाइप की स्टोरीज कवर कर पाती हूँ क्योंकि वहाँ पे हिंदी में बात चल रही है। तो कभी ऐसा होता है कि लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम आई है कि साउथ इंडिया में जाओगे तो हिंदी नहीं बोल सकते, तो वहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है इसकी वजह से? आती है। जब मैं कोची में शूट करने गई थी तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। कितने लोग पोलाइट मिलते हैं तो वो समझ जाते हैं, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। कितने लोग तो बिल्कुल ही वो था ना, हिंदी नो हिंदी। अभी मैं महाराष्ट्र के एक गाँव में गई हूँ शूट करने, वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ लैंग्वेज को लेके बॉम्बे में होता है। उन्होंने बोला हिंदी मराठी, मैंने कहा हिंदी, तो उन्होंने कहा ओके ओके,
अपने को हिंदी आता, लिटिल लिटिल करके उन्होंने अपना बताया और वो कोऑपरेट कर रहे थे मेरे साथ, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। बॉम्बे में तो बिल्कुल इतना, कितनी बार ऐसा हुआ कि हम कोई शूट करने गए, वहाँ पे कोई ऐसे लैंग्वेज बैरियर हुआ तो वो मराठी को लेके, तो उन्होंने बोला अरे ये अपना हिंदी वहीं पे करना। मैंने कहा ठीक है ओके सर। फिर वहाँ मैं क्या करें, वहाँ पे चुप रहना पड़ता है, फिर वहाँ शूट पॉसिबल नहीं हो पाता। एक और चीज आपने बोली कि जैसे अभी आप बंगाल गए तो वहाँ पे आपके जो शूट में कैब ड्राइवर थे वो बहुत अच्छे थे। मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोकल पीओसीज होते हैं वो बहुत वीडियो को बनाते हैं। हाँ, एक वीडियो को पॉसिबल बनाने में सिर्फ क्रिएटर का हाथ नहीं होता, या सिर्फ एडिटर नहीं लगा होता, या सिर्फ कैमरा पर्सन नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जो बंदा मिला है ना मेरे को इसको पॉसिबल बनाने के लिए, सबको क्रेडिट जाता है। कभी वो मिले हैं कोई ऐसे लोग जिन्होंने वीडियो पे बहुत इम्पैक्ट किया है, लोकल लोग जो कि बस मिल गए, जिन पे वीडियो थी नहीं, जिन्होंने बस हेल्प कर दी वीडियो को सक्सेसफुल बनाने में? बहुत ऐसे लोग मिले हैं, बहुत सारे। कितने शूट्स पे ऐसे कैब वाले मिलते हैं जो लोकेशंस पे ले जाते हैं। अभी विलेज वाली वीडियो थी तो उसमें हम लोग जब कोची गए, वो विलेज ट्विंस वाला कुछ विलेज दिखाना था, तो वहाँ पे कैब वाले भैया, तो उन्होंने पूरा दिन बहुत हेल्प करी लोगों से मिलवाने में, क्योंकि उनको ही उधर की लैंग्वेज आती थी। तो वो मैं उन्हें हिंदी में बोलती, वो उसको अपनी भाषा में, मलयाली भाषा में बोलते, फिर वो हमारा कम्युनिकेशन करवाते। उन्होंने लोगों का जुगाड़ करवाया, इतनी हेल्प करी। तो ऐसे मेरे कितने शूट्स पे ऐसे मेरे को भगवान मिले हैं ये। मैं भगवान बोलती हूँ इनको, जो शूट को पॉसिबल बना देते हैं मेरे लिए। तो बड़ी हेल्प हो जाती है उससे हमारी। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब इस पे थोड़ा मैं बात करना चाहूँगी कि क्या जैसे फीमेल क्रिएटर से क्या लोग ज़्यादा खुल के बात करते हैं? देखो, फीमेल क्रिएटर होने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान है कि हमें, जो भी मैंने बताया, कितनी कुछ झेलनी पड़ती हैं, कितनी स्टेयरिंग देखनी पड़ती है, टीजिंग होती है। पर फ़ायदे ये हैं कि जो ज़्यादातर लोग मिलते हैं वो बहुत पोलाइट मिलते हैं, बहुत पोलाइट वे में बात करते हैं। मेल के साथ तो मुझे पता नहीं क्या इशू होता है कि इंटरेक्शन उनका कैसे होता है बाकी लोगों से जो भी फील्ड पे होते हैं, पर फीमेल के साथ क्या होता है कि वो देखते हैं ना, अगर वो बात करना चाहते हैं फिर तो खुल के ही बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई और बड़ी खुशी से बात करते हो। और कितनी बार ऐसा होता है हेल्प भी कर जाते हैं कि अरे मैडम बताइए, अच्छा ये तो यहाँ है, ये तो वहाँ है। हाँ, हमारे साथ ऐसा बहुत होता है कि लेडीज से बात करने को बहुत मिलता है। कि मेरे को लगता है कि कई जगह जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे अगर फीमेल ना हो तो वो लेडीज बात नहीं करेंगी। दूसरा ऐसा होता है कि कई जेंट्स आते हैं और बताते हैं कि हम बताएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं पता है, हम बताएंगे आपको। तो ये तो होता है कि अगर आप बीना फीमेल क्रिएटर फील्ड पे हो तो कितने सारे आते हैं कि अरे हम बताते हैं, हम करते हैं, आपको क्या चाहिए, अरे ये तो यहाँ है, ये तो गलत बोल रहा है मैडम, ये तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक जो निशु तिवारी की वीडियो है वो किस प्रोसेस से जाती है? कब उस पर काम शुरू होता है? कैसे एक आइडिया फाइनल होता है? शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले तो आइडिया पे काम होता है, ठीक है। और आइडिया पे काम करने के लिए हम सिर्फ एक ही दिन बैठते हैं। जब आइडिया हमारे फाइनलाइज हो जाते हैं उसके बाद हम उसका एग्जीक्यूशन देखते हैं कि इस शूट में किस किस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी हमको। फिर वहाँ पे हम लोग उसके नंबर निकालना, नंबर नहीं मिल रहे हैं तो आसपास के गांव में चेक करना किसको फॉलो करता है, क्या उसकी फॉलोइंग है, फिर वहाँ से कांटेक्ट निकालना। जिस तरीके से भी पॉसिबल हो पाता है मैं उसका कांटेक्ट निकालती हूँ और फिर उस तक पहुँचती हूँ। फिर जब एग्जीक्यूशन हो जाता है फिर हम डेट फाइनलाइज करते हैं कि कब इसको शूट करना है, कब जाना है शूट करने के लिए। फिर हम लोग उस हिसाब से, जो भी हमारा सामने वाला बंदा जिस हिसाब से मानता है कि आप इस महीने शूट नहीं कर सकते, अक्टूबर में कर सकते हो, तो हम उसको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जबकि हमें डेट मिलती है उस हिसाब से हम जाते हैं। उसको शूट को प्लान करके फिर उसको शूट किया जाता है। शूट करने के बाद वो फिर सीधा एडिट पे जाता है। और एडिट के भी अलग अलग दिन लगते होंगे डिपेंडिंग अपॉन कितनी लंबी वीडियो है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड है कि एडिट इतने दिनों में हो जाएगा? तो हमारा एडिटिंग का क्या होता है कि हमारी होती है 3 घंटे की या 3.5 या 4 घंटे की रोलिंग, इससे ज़्यादा हमारी नहीं होती है। और हमारा जो भी 3 दिन का शूट होता है 4 दिन का मैक्स इतनी ही रोलिंग हमारी होती है। तो वो फिर हमारा एडिटिंग टाइम होता है 10 दिन का। हाँ, कि यार 10 दिन, एडिटर ने 10 दिन हमसे बोला है कि 10 दिन मांगे हुए हैं कि हम 10 दिन तो इसको लगेगा। तो वो या तो 10 दिन में दे दे, या कई बार हमको जल्दी होती है तो वो अपने हिसाब से हमको 6 दिन में, 7 दिन में, कई बार तो 3 दिन में भी, तो वो हम लोग कर लेते हैं। हमारा वो बॉन्ड है कि यार दे दो, ये थोड़ा जल्दी देना है या इसमें ले लो टाइम। और एक आइडिया को जब आप लोग बैठते हो डिस्कस करने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, कैसे बोलते हो हाँ या ना? किस चीज़ों को कंसिडर करते हो हाँ या ना बोलने के लिए एक वीडियो को?
मेरे लिए सिंपल फंडा है कि आइडिया मुझे एक्साइट कितना कर रहा है। अगर मुझे ऐसा होगा हाँ यार ये तो हाँ ये करते हैं इसकी, और फिर हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी हाँ हाँ, तो मैं कहती हूँ कि हाँ ये करते हैं। अगर मुझे लगे यार ढीला है यार ये, इसमें कुछ नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है, फिर उसको हम हटा देते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि पॉसिबिलिटीज़, इंडिया में अगर शूट कर रहे हो और आप, तो सबसे पहले उसकी पॉसिबिलिटी देखोगे कि ये चीज़ मिल जाएगी, ये मान जाएगा, ये हो जाएगा। हमारा आइडिया पे हाँ एक तो मेरी एक्साइटमेंट देख के हो जाता है, और दूसरा हो जाता है पॉसिबिलिटी देख के। कुछ ऐसे आइडियाज रहे हैं जो कि करने का मन है बट पॉसिबिलिटी नहीं है इसको, कि ये तो यार सपना है करने का इन हाँ। आइडियाज को? कौन से? बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ है जिसे करने का मेरा मन है बट पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। मेरा मन है कि मैं पुलिस वाले के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, मुझे दिखाना है, पर वो नहीं मिलती परमिशन। वो पहले ही बोल देते हैं कि शूट ऐसे अलाउड नहीं है। हम लोग जो वीडियोस करते हैं वो कुछ कुछ प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है, जैसे फिजिकल चैलेंजेस हो गई, फूड चैलेंजेस हो गई, कुछ डेयर्स हो गए, कई बार चीप वर्सेस एक्सपेंसिव हो गई। अब मैं निशु से पूछती हूँ कि कोई अगर क्रिएटर नया स्टार्ट कर रहा है बंदा, तो कौन से ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंडिया में चलेंगे, या फिर इसकी ऑडियंस है ही? इसकी ऑडियंस है ही। हाँ, सब हटा दो। हाँ, ये फूड चैलेंजेस दिख रहे हैं आपको, बस यहाँ फोकस करो आप। अभी तक लोगों को नहीं पता, कितने लोगों को, कि खाने की वीडियो बहुत चलती है। लोगों को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है दूसरे को खाते हुए देखने का और उसके बारे में बात करते हुए का। आप खाने के शॉर्ट्स चला लो, अभी खाने की कोई भी वीडियो चला लो, खाने की वीडियो पे बहुत व्यूज आते हैं। तो अगर शुरुआत करना है तो फूड चैलेंजेस बेस्ट चीज़ है शुरू करने के लिए। परफेक्ट। और निशु के लिए कौन सी फेवरेट है? चलो व्यूज हटा देते हैं, रेवेन्यू हटा देते हैं, सब हटा देते हैं, निशु को कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा मजा आता है? मेरी कैटेगरी तो इसमें है नहीं, पर मुझे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री वाली चीज़ें जो मैं करती हूँ ना, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है कि मैं नई नई चीज़ें देख रही हूँ, बात कर रही हूँ, नई चीज़ों के ऊपर जा रही हूँ, तो वो चीज़ें करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मेरे को मेरी पर्सनल फेवरेट निशु वीडियोस भी वही है, जैसे ट्रक ड्राइवर्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ब्लिंकिट के बारे में डॉक्यूमेंट्री जो बनाई थी, मेरे को लगता है कि वो बहुत अलग आती है। मेरे को भी लगता है कि जो निशु की फेवरेट है वही मेरी भी मुझे उसके लिए वो पसंद है। ट्रक ड्राइवर पे है, ब्लिंकिट पे है, और पेपराजी मेरी फेवरेट वीडियो है, पेपराजी वाली। तो मुझे ऐसी वीडियोस ज़्यादा पसंद है अपनी, बाकी तो सभी अच्छा कर लेती हूँ मैं 5 क्रिएटर्स जो निशु को पसंद है। अब वो हो सकता है आपके कैटेगरी के हो, नहीं हो, बस यूट्यूब पे क्या देखना पसंद है? तो मैं एक तो समरीश भाटिया, ठीक है, दूसरा एक ओपन लेटर करके चैनल है, हाँ, शी इज़ सो गुड। हाँ, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी बातें, उसका जो भी टॉपिक वो लाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका काम, ठीक है। आयुष सापरा मैं देखती हूँ, उसकी वीडियोस मुझे फूड की बड़ी अच्छी लगती है। मयंक कौशिक मैं देखती हूँ, के क्रिएट्स में देखती हूँ और मुझे थोड़ा, मैं वैसा थोड़ा सा ना डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीज़ें देखती हूँ। तो अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मूवीज से कुछ इंस्पिरेशन लिया है आपने? कभी ऐसा हुआ हो कि कोई डायलॉग या फिर कोई फनी मोमेंट मूवी में क्रिएट हुआ? हाँ, वो हमने जो IIT वाली वीडियो बनाई थी वो 3 इडियट से ली थी हमने। वो 3 इडियट में बोलता है पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म लगता है, पर फिर वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर हो गया। तो मूवीज से अगर कुछ अच्छा लग जाए तो वहाँ से हम ले लेते हैं कि हाँ, इंस्पायर हो जाते हैं कि अच्छा ये भी हो सकती है चीज़। हाँ। और कभी ऐसा रहा है कि कभी जैसे हम लोग मूवी के पोस्टर्स से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं अपने थंबनेल्स बनाने के लिए, या फिर कभी कभी मूवीज में जो थीम्स चल रही हैं, कि मान लो अभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा मूवी आ रही है तो उस पे हम लोग बनाते हैं। और क्योंकि आपको बॉलीवुड मूवीज़ बहुत पसंद है, आई थिंक, जो मेरे पन्नों ने मुझे बताया है, तो वो भी बता सकते हो कि कैसी मूवीज़ आपको देखना पसंद है, कौन सी अभी रिसेंटली देखी, कोई ऑल टाइम फेवरेट्स? आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ करण जौहर फिल्म है। ओके। मुझे रोमांटिक फिल्में बड़ी पसंद है मेरे को, तो मैं सारी, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं, तो उसकी तो मैं सारी फिल्में देखती हूँ, चाहे वो कितनी फ्लॉप हो चाहे कुछ हो जाए। तो मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा बॉलीवुड फिल्में नहीं होती वो जो फिल्मी वाली फिल्में, प्यार मोहब्बत वाली, वैसा सिनेमा देखना मुझे बड़ा पसंद है, रोम कॉम। और क्या चीज़ें हटाई हैं कभी वीडियो में आने से? काली अब्यूजिव वर्ड्स, और कोई भी ऐसा एडल्ट जो कभी मैंने कर दिया हो उन मोमेंट, फिर मैं वो कितना ही अच्छा हो मैं हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे भी देखते हैं, मुझे मोर ओवर फैमिलीज देखती है, तो मैं कभी नहीं चाहती कि कोई मेरी वीडियोस देखते हुए अनकंफर्टेबल हो। ऑडियंस की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या कि ये चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगी अपनी ऑडियंस को? हाँ, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को है। मैं मतलब मेरे को बाकी का नहीं पता, मैंने ले रखी है, मैं गाली नहीं डालूंगी, मैं कोई भी ऐसा वर्ड नहीं डालूंगी जो वल्गर हो, जैसे कुछ ऐसा कुछ गंदा इम्पैक्ट हो, और मैं कुछ ऐसा
मतलब क्या, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा सीन वाइज ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगी जो ऑड लगे देखने में। मतलब समझ लो कि बच्चे देख रहे हैं अगर, मेरे को देखती हर मेरे कंटेंट की खास बात मुझे यही लगी कि मुझे ना बच्चे से लेके बूढ़े तक सब देखते हैं, मेरी ऑडियंस हर एज की है, तो मैं फिर उसको हर एज का ही बनाना चाहती हूँ। उस कंटेंट को मैं बनना चाहती हूँ फुल फैमिली पैकेज। तो जो भी ऐसा चीज लगता है मुझे कि यार ये बूढ़ा नहीं देख पाएगा, ये बच्चे के लिए सही नहीं है, ये फैमिली वाइज सही नहीं है, वो हम हटा देते हैं। ये जैसे हम लोग ने आपके उसको देख रहे थे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ऑडियंस, कौन है ऑडियंस निशु की, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है? हाँ, ये सब आप ही देख रहे हो, मैं नहीं देख रही ये सब। इसीलिए मैं दिखाना चाह रही थी कि देखो, आपको पता था क्या कि 80% ऑडियंस इंडियन है? ये तो पता ही होगा कि ज्यादातर इंडियन लोग हैं। ये पता है ज्यादातर इंडियन है, पर 80% है ये नहीं पता था। ज्यादा लगा था या कम लगा था? मैं यार सच बताऊं, मेरे को तो पता, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कितने में देखा, मैं पहली बार देख रही हूँ ये चार्ट। तो अब देख लो, अब बता दो कि 80% इंडियन देख रहे हैं, अच्छा चलो बढ़िया है। भाई बंधु देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं 6%, सिर्फ 6% क्यों देख रहे हैं? 3% बांग्लादेश से है और 2% नेपाल से है और 0.5% यूएई से। अच्छा, वो मैंने यूएई की 2 वीडियो बनाई है ना, इसलिए। अभी जो रिसेंटली भी हाँ। एक बनी है। हाँ, ये है जो सिटीज का ब्रेकडाउन है अच्छा, कि जो 100 लोग हैं अगर, उसमें से 14 लोग आपको यूपी से देख रहे हैं, अरे वाह, 11 लोग महाराष्ट्र से देख रहे हैं, 10 लोग दिल्ली से देख रहे हैं, 7 लोग वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, 6 लोग बिहार से देख रहे हैं। तो बड़ी पब्लिक देख रही है। अलग अलग जगह से पब्लिक देख रही है। तो क्या लगा था कि ऐसा क्यों है, और ऐसा ही इमेजिन किया था क्या कि होगा? यार मुझे ये पता है कि हाँ, इंडिया से तो बहुत सारे लोग देखते हैं, और मुझे यूपी का पता था कि यूपी से मुझे बहुत सारी ऑडियंस देखती है, क्योंकि वो कमेंट में भी आता है और फिर वो मुझे मिलती भी वैसी पब्लिक है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ, एक वो मिलता रहता है ना, फीडबैक मिलता रहता है। बाकी बिहार में भी चल रहा है, वेस्ट बंगाल में भी काम चल रहा है, महाराष्ट्र में भी काम चल रहा है, सही है, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज हर जगह से आ रहा है। थोड़ा इसके बारे में बताओ ना कि कैसे लोग मिलते हैं आपको, जब लोग मिलते हैं तो वो कौन से लोग होते हैं और क्या बोलते हैं निशु से जब उसकी ऑडियंस मिलती है तब? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी क्रेजी हूँ, मेरी ऑडियंस भी उतनी क्रेजी है, ठीक है? तो मुझे मिलती है ना मेरी ऑडियंस, तो मेरे से मजाक करने लगती है। आप कैमरे पे मेकअप लगाते हो और ये, और कितनी मिलती है, अरे आप मोटे हो गए, अरे आप पहले पतले थे, अरे आप कितने, कहते हैं अरे आपकी वीडियो तो मयंक भैया की वैसे अच्छी लगती है। तो मतलब मेरी ऑडियंस मेरी ऐसी क्रेजी है, वो मिलती है, वो मेरे से इतनी अटैच्ड है मेरी ऑडियंस एज अ निशु, कि जब वो मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये निशु वही, चाहे मेरा कैसा भी मूड हो उस दिन, उन्हें लगता है ये वही निशु है जिसे हम कैमरे पे देखते हैं। तो वो तुरंत मुझे रोस्ट कर देगी या मेरे से मजाक करने लगेगी और बिल्कुल बिल्कुल उस क्रेजी मोड में आ जाएगी। कई बार ऐसा हुआ कि अगर मैं सीरियस दिखी हूँ उनको, तो ऐसे आप वैसे तो नहीं हो, आप ऐसे हो रियल लाइफ में। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो, तो आप शांत रहते हो। मैंने कहा अरे नहीं यार, अभी मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। तो फिर वो मूड में आना पड़ता है। तो मेरे से मिलती है तो बिल्कुल मजाक के मूड में मिलती है मेरी ऑडियंस। जब ऑडियंस आपसे मिलती है तो क्या आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हाँ अभी भी मेरे को फुल ऑन इनसे बात ही करनी है, कि कभी ऐसा गिल्टी फील होता है कि नहीं यार अभी मेरे को अपना टाइम चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये बात रियलाइज़ हुई, और मेरे को इस चीज़ में मयंक ने बड़ी हेल्प करी। पहले क्या होता था, मेरा जैसा मूड होता था ना, मैं उसको थोड़ी देर वैसा रखती थी। जब भी कोई मिलता था तो मैं अगर शांत हूँ तो शांत हूँ। तो मयंक ने मेरे को बोला कि यार पता है, हो सकता है कि तेरे लिए वो जस्ट अनदर पर्सन हो, पर पता है उसके लिए तेरे साथ मिलना शायद लाइफ टाइम मेमोरी हो सकती है। तो प्लीज़ वो मेमोरी बेस्ट होनी चाहिए। तो मुझे तक से लगा कि हाँ यार, वो कितनी एक्साइटमेंट के साथ मेरे पास आया। मेरे में ऐसा क्या है कि कोई मेरे से इतना एक्साइटेड होकर मिल रहा है? तो मैं बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल हुई हूँ कि अगर कोई मेरे को मिल रहा है तो मैं, चाहे कुछ भी हो भाई, ये बंदा मुझे देखता है, इसको वो मिलना, वो ग्रैटिट्यूड एक होना चाहिए, एक वो फन मूड वाला फेस मिलना चाहिए। वरना हो सकता है उसकी लाइफ टाइम की वो ख़राब हो जाए मेरे साथ। तो मैं चाहे जैसे भी मूड में हूँ, अगर मुझे कोई मिलेगा तो फिर वो मेरे को बेस्ट मूड में ही पाएगा। वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको एक अच्छे मूड में मिलूँ, अच्छे से ट्रीट करूँ और उनको बेस्ट मेमोरी दूँ। जब अगर कोई मिलता है तो कहता है कि निशु आप मोटी हो गई हो, हाँ ठीक है, या कमेंट्स में कभी ऐसा आता है कि कोई बॉडी से रिलेटेड अरे कुछ चीजें बहुत आता है। पता है क्या हुआ है, पहले मैं बहुत पतली थी, खत्म बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल इतनी तिल्ली जैसी थी। तो जब मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया और मैं अपनी उस स्टेज पे आई जहाँ मैं फिट हूँ, तो
लोगों को ये टर्म नहीं पता कि कोई फिट भी होता है, तो लोगों ने सीधा पतले से मुझे मोटा देखा, तो उनको मैं मोटी लगती हूँ। तो वो ठीक है, मैं कितने लोगों को समझाऊं। तो मेरे को बड़े कमेंट आते हैं, पहले बहुत पतली थी अब मोटी हो गई हूँ। मोटी नहीं, फिट हो गई हूँ। तो जैसे आप कमेंट्स पढ़ते हो अपने ऑडियंस हाँ, के? मैं कमेंट्स बहुत पढ़ती हूँ। क्या होते हैं यूजुअली कमेंट्स में, क्या कह रहे होते हैं लोग? पहली बात तो मेरे को मेरी ऑडियंस की सबसे अच्छी बात लगती है कि मैं दूसरों का नोटिस करती हूँ, लोग बहुत फालतू कमेंट करते हैं उनकी वीडियो में कि तुम्हारी माँ की कसम लाइक करो, तुम्हारा ये कसम लाइक करो, तुम्हारा वो लाइक करो, और इसकी वीडियो इसके साथ हो। पर मैंने नोटिस किया है कि मैं अपने जब कमेंट्स पढ़ती हूँ, लोग लिटरली काव्या बात कर रहे होते हैं मेरी ऑडियंस वीडियोज़ की। वो मतलब मैंने देखा है कि एक एक सेक्शन की भी बात चल रही होती है मेरे कमेंट्स बॉक्स में कि अरे ये तो आपने यहाँ पे ये किया। अभी पता है वो आबू धाबी वाली वीडियो थी, उसमें मैं बोट में बैठी थी, तो शायद मैंने मेरा हाथ पकड़ लिया था कि मैं गिरूँ ना। अरे उस पे कितने कमेंट्स आए उस पॉइंट पे, हर एक सेक्शन पे इतने कमेंट्स आते हैं। तो मुझे वो लगता है, मेरे को एक फीडबैक मिलता है कि अरे हाँ, लोग मेरी वीडियो की बात कर रहे हैं, मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि अच्छा ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये बोरिंग लगी। तो मेरे को सीखने को मिलता है मेरे कमेंट्स से। मेरे कमेंट्स मुझे ऐसे फालतू नहीं लगते कि यार अच्छे कमेंट्स आते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है कि टाइम स्टैम्प के साथ द वे मयंक भैया वाज होल्डिंग Holding, निशु हाँ, दीज हाँ। हैंड। और ये भी है कि अगर आप सच्ची में एक क्रिएटर हो जो कि एंगेजिंग और मीनिंगफुल कंटेंट बना रहा है, तो आपकी ऑडियंस भी सिर्फ हार्ट या फिर लाइक या फायर देके या फिर प्रे फॉर मी हाँ, नहीं बोलेगी। मेरी ऑडियंस नहीं करती है। दो चार तो हर किस में होता है, दो चार मेरे में भी होंगे शायद जो करते होंगे, पर मोर ओवर मेरी ऑडियंस वीडियो की बहुत बात करती है कमेंट्स में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे सजेस्ट करती है, मुझे बताती है, अपनी डिमांड बताती है कि हमें क्या देखना है, और वीडियोस से रिलेटेड जो भी उसमें उनको सही लगता है वो सब कुछ लिखती है। कुछ चीजें थी कि निशु का कंटेंट 50% तो मोबाइल में देखा जाता है, पर 40% टीवी में भी देखा जाता है। अरे वाह। ये आपको पता था कि नहीं इतना यार, टीवी में देख रहे मैं हैं? बता तो रही हूँ काव्या, ये मैं पहली बार देख रही हूँ, पता है आपको। मैं ऐसा क्यों होगा कि लोग टीवी में देख रहे हैं कंटेंट? ये इसलिए हो सकता है टीवी का, क्योंकि अब क्या है ना, सबके घर में एक तो स्मार्ट टीवी है, ठीक है, जिसमें यूट्यूब चलता है, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म चलते हैं, और मोर ओवर मैं फैमिली क्रिएटर हूँ। तो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं और साथ में देखते हैं। फोन में क्या कितने ही लोग देख लेंगे उस चीज को, तो लोग वेट करते हैं। और पता है मेरे को मिलते हैं तो बोलते हैं अरे आपकी वीडियो हम टीवी पे देखते हैं, तो सारे साथ में बैठ के देखते हैं, तो शायद इसलिए टीवी प्रेफर करते हैं, और या टीवी में यूट्यूब चल रहा है इसलिए देख रहे हैं। 70% जो ऑडियंस है निशु की वो मेल है और 30% फीमेल है। कैसा फील कराता है आपको? क्या आप चाहोगे आइडियली ये नंबर चेंज हो यार, फीमेल्स हो रहे हैं जो देखे है ना? हाँ, फीमेल्स हो रहे हैं, क्योंकि फीमेल ज्यादा मतलब ऑडियंस में होती है, तो ब्रांड्स बहुत आती हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। और जब कोई ब्रांड के साथ निशु काम करती है, तो क्यों ब्रांड आती है निशु के पास, और क्यों निशु हाँ बोलती है ब्रांड को? देखो यार, मैं कितना भी बोल लूं, पर हर ब्रांड का पहला क्राइटेरिया होता है यही कि इसको कितनी पब्लिक देख रही है। ये आप मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते है ना? हैं, सब पैसा लगा रहे हैं तो व्यूज तो चाहेंगे। तो वो देखते हैं। दूसरा चीज ये है कि मैं बोल चुकी हूँ 2-4 बार भी कि मैं फैमिली क्रिएटर हूँ। तो जो भी वैसे प्रोडक्ट्स है, जैसे हिमालय हो गया या मामा अर्थ हो गया, जो ऐसी ब्रांड्स है जो पूरी फैमिली को केटर करना चाहती है, वो ऐसे क्रिएटर्स खोजती हैं जिससे हम अपना प्रोडक्ट पूरी फैमिली को बिकवा सकें। आप मेरे को कंट्री का प्रमोशन करते हुए देखोगे कि मैं कंट्री को भी प्रमोट करी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी जो पब्लिक है वो किस तरीके की है और कितनी फैमिलीज ये देख रही है जिन्हें जाना है। तो मेरे को हर तरीके की ब्रांड आती है। सट्टा मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, अब छोड़ दिया सट्टा? बैटिंग ऐप मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? गिल्ट। तो मतलब पहले कभी प्रमोट किया अगर बैटिंग ऐप, तो वो क्यों किया? क्यों करता है क्रिएटर कभी अगर प्रमोट करता है? पैसे के लिए करता है क्रिएटर बैटिंग ऐप, और बैटिंग ऐप मिलना बहुत आसान है। बैटिंग ऐप इसलिए क्रिएटर करता है कि अगर किसी के 30,000 सब्सक्राइबर है तो भी उसको बैटिंग ऐप का प्रमोशन मिल जाएगा 8,000, 10,000, 15,000 में, तो उसका एक्सेस ईजी है बैटिंग ऐप्स का। अच्छा, अब मैं आऊंगी इस चीज पे कि एक क्रिएटर कमाता कैसे, निशु कमाती कैसे? पहले ये बताओ कि कैसे कमाते हो, कैसे अपने आप को सस्टेन करते हो, टीम को कैसे सैलरीज देते हो? ऑफ कोर्स यूट्यूब रिवेन्यू है एक तरीका, दूसरा यही है कि हमको ब्रांड्स मिलती है तो उससे पैसा मिलता है। और पहले मेरे पास जो भी मतलब टीम थी, ठीक है, उसमें सैलरी थी, किसी की कम थी, किसी की ज़्यादा थी, फिर उस टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ाई हमने, जो भी करा, जो जैसा सही लगा सीखते सीखते। उसके बाद अभी
हमारी टीम में हम लोग 3 लोग हैं, ठीक है। हमारे पास अभी तक तो एक एडिटर है, मतलब पहले वो इनाउंस थे, अब वो फ्रीलांसर हो चुके हैं हमारे लिए, ठीक है। तो वो अब फ्रीलांसर है। तो हमारी जो टीम है वो हमारे साथ परसेंटेज में काम करती है कि मेरे साथ आयुष जो है वो पहले सैलरी लेता था, बट अब वो है जितना भी रेवेन्यू बनेगा उसका 10% जो भी बनता है वो रेवेन्यू से जाता है। एक निशु की वीडियो का क्या स्ट्रक्चर रहता है? क्या ऐसा है कि 2 मिनट पे बिल्डअप या फिर 3 मिनट तक बिल्डअप होगा, या फिर जो इंट्रोडक्शन है वो इतना लंबा चलेगा, या फिर ऐसे टाइप के शॉर्ट्स आएंगे, एंडिंग इस तरीके की होगी? क्या ऐसा होता है कि क्योंकि क्रिएटर का एक स्टाइल होता है, और हमारी वीडियोस में जैसे होता है कि हम लोग चाहेंगे कि जो हमारा इंट्रो है जिसमें हम सारी यूनिक चीज़ें जो हैं 20 सेकंड में 30 सेकंड में बताएं, फिर उसके बाद कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करें। शुरू से ही कैरेक्टर शायद हम इंट्रोड्यूस ना करेंगे। कुछ टाइप के म्यूजिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ टाइप के शॉर्ट्स होते ही होते हैं हमारी वीडियो में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक निशु तिवारी की वीडियो के लिए होनी ही होनी चाहिए। यार मेरी वीडियोस मोर ओवर मैं बहुत रॉ शूट करती हूँ, तो कुछ भी बहुत ज़्यादा मैं प्लान करके नहीं रखती कि ये इतने ही मिनट पे आएगा। हम लोग हमारे एडिटर जो है उसकी खास बात यही है कि वो बहुत चीज़ों को आगे पीछे भी यूज़ कर लेते हैं हम, कि जहाँ पे वो फिट इन हो। इंट्रो बस एक ये है, इंट्रो वाला पार्ट हम पहले बना लेते हैं कि ये इंट्रो हमने लिख लिया है, अब इसके अराउंड पूरी वीडियो घूमनी चाहिए। और कितना लंबा होता है इंट्रो? ऐसा कोई फिक्स्ड लेंथ है? 1 मिनट बस। बड़ा इंट्रो हमेशा बहुत ख़राब रिजल्ट देता है, तो मेरा मोर ओवर है 1 मिनट के अंदर अंदर या 1 मिनट तक हम इंट्रो को बनाएं। अच्छा, अब जैसे एडिट हो रहा है ये वीडियो, हाँ। तो अब एडिट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमेशा हमें ध्यान रखते हैं। जैसे कोई नया एडिटर आता है तो आप उसको कई बार कुछ कॉमन फीडबैक देते हो कि नहीं ये वाली चीज़ हम ऐसे ही करते हैं, या फिर ये वाली चीज़ को अगर ऐसे कर दोगे तो बेटर हो जाएगी। यार मेरा जो एडिटर है वो है आरुष, तो मेरा एडिटर फीडबैक देता है, मैं नहीं देती अपने एडिटर को। मतलब वो सीनियर है, उसको नॉलेज बहुत है, और हमें बताना नहीं पड़ता ज़्यादा। मतलब मोर ओवर ऐसा होता था, बाकी एडिटर्स के साथ ऐसा होता है जब हम फ्रीलांस काम कराते हैं, बहुत चिक चिक करनी पड़ती है। आरुष हमें खुद बता देते हैं कि यार ये ना आपका ना ये ऐसे अच्छा नहीं जा रहा, मैंने इसलिए ये हटा दिया, या ये चीज़ ऐसे बोरिंग लग रही है यहाँ पे, ये ठीक है। तो वो हमें भी लगता है, कई बार हमारे दिमाग में भी आ सकता है यार मैंने तो ये इतना अच्छा शूट किया था, ऐसा नहीं हुआ। पर वो एडिट पे जाते तो एडिटर बताता है कि नहीं भाई ये जैसा एग्जीक्यूट हुआ ये ऐसा नहीं दिख रहा बनने के बाद। तो वहाँ में हेल्प हो जाती है, सही गलत पता चल जाता है, और वो खुद ही कर देता है, और वो कर देता है और हमको वो पसंद भी आता है। क्या अच्छी ट्रेट्स हैं एक एडिटर में? अगर कोई बच्चा अभी 18 साल का बच्चा एक यूट्यूबर के लिए एडिटर बनना चाहता है, हाँ। तो क्या ट्रेट्स हैं, क्या स्किल्स हैं जो कि उसको सीखनी चाहिए? टूल्स की हटा के बोले वो तो मेजर है ही, मतलब जो उसको आते हैं। पेशेंस, पेशेंस आपके अंदर है और आप टिक के काम कर सकते हो तो ही आपके लिए ये फील्ड है। मैंने खुद बुलाती हूँ भाई, 3 दिन काम करते हैं भाग जाते हैं, 4 दिन काम करते हैं भाग जाते हैं। कहाँ? कहीं ना तो कहीं तो रुक के करना पड़ेगा ना। अभी मैं आपको बताती हूँ, एक एडिटर हमारे पास आया, वो 3 दिन उसने काम किया, 3 दिन बाद वो चौथे दिन मेरी टीम को कहता है मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, ऐसे ही इट वाज लाइक विद दिस टोन, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, मेरी अपनी भी लाइफ है और मेरा तुम्हारे चक्कर में अपनी बंदी से बात नहीं कर पा रहा, मैं अपने घर ही। ओके काम डाउन, रिलैक्स, ठीक है। अगर तुझे ये बहुत सारी चीज़ें करनी है ना जिसे, उसके लिए एडिटिंग नहीं है। निशु की वीडियोस बनाने वाला कोई वीडियोग्राफर अगर बनना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? उसको तो पहले मेरी तरह ढीठ होना पड़ेगा, हाँ। फिर मेरी तरह बेशरम होना पड़ेगा, मेरी तरह उसके अंदर गाली सुनने की और बदतमीजी सहने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ट्रॉमा फेस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब जो जो एक क्रिएटर फेस कर रहा है वो एक वीडियोग्राफर में होना ही चाहिए। वीडियोग्राफर का मूड बहुत डिपेंड करता है क्रिएटर का मूड कैसा रहेगा, और क्रिएटर का मूड और वीडियोग्राफर का मूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर होते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर वीडियोग्राफर का थोड़ा सा भी हुआ है तो क्रिएटर भी बहुत नर्वस हो जाता है। अच्छे से वो दोनों एक दूसरे को सिंक कर पाएँ, वो सिंकनेस बहुत ज़रूरी है। कोई ये सिंकनेस सीख गया तो फिर उसके लिए ये जर्नी बेस्ट है, वरना तो फिर वो इधर से उधर होता ही रहेगा। आई एग्री। कभी कभी तो वीडियोग्राफर से आंखों में बातें होती हैं हाँ, कि इधर हो उधर हो, चुप रहे, बंद कर। मैं अपने वीडियोग्राफर से, मैं और आयुष एक दूसरे के साथ इतना सिंक करते हैं, मैंने कहा आयुष कैमरा बंद कर दे, तो उसे समझ में आ जाएगा कि कैमरा सिर्फ नीचे करना है, बंद नहीं करना है। ये भी सही है। उसको पता चल गया कि मैंने बोला कैमरा बंद कर दे, मतलब कैमरा नीचे करना है, बंद नहीं करना है, वो रोलिंग चलती रहनी चाहिए ताकि मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो। या मैंने बोल दिया कि मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे करके, तो उसे समझ में आ जाएगा कि फ़ोन निकालना है और फ़ोन से शूट करना है स्नीक करके।
तो साइन चलते हैं, वो सिंकनेस चलती है प्रॉपर। वीडियोग्राफर के साथ तो बॉन्ड बहुत मैटर करता बहुत है। मैटर करता है। और लोगों को लगता है कि मैं क्रिएटर के साथ घूमूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छे होटल्स में रहूंगा, वो तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ ये मिथ है। अगर हम कोई 5 स्टार का भी शूट करते हैं तो हम हर चीज को एक तो कैमरा के एंगल से देखते हैं। जब हम घर आ जाते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि मैंने तो वो चीज़ देखी तक नहीं, मैंने तो वो चीज़ फील तक नहीं करी। उस टाइम पे जो खाना भी मेरे को खाना पड़ रहा है कैमरा के आगे, मुझे ये नहीं है कि इसका टेस्ट कैसा, मुझे ये है कि मेरे को इसको खाकर अगला चुटकुला कौन सा मानना है। तो वो मजे वाली चीज़ तो मिथ है। ना कैमरा पर्सन के मजे होते हैं ना क्रिएटर के मजे होते हैं। सब कुछ बहुत हैटिक होता है उस टाइम पे, बहुत सिचुएशन वाइज होता है कि कैसी सिचुएशन में वो है। बट दिल्ली का खाना अच्छा मानोगे? पहले मुझे लगता था कि दिल्ली में सबसे अच्छा खाना मिलता है। दिल्ली में नो डाउट, दिल्ली में पूरी दुनिया में सबसे अच्छा खाना दिल्ली में मिलता है, ठीक है। पर अगर किसी और स्टेट का आप मुझसे पूछो तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई जब मैं अभी अपनी ट्रक ड्राइवर वाली वीडियो बना रही थी। मैं एमपी गई, मैंने एमपी का खाना खाया। अरे क्या खाना, एमपी में जो खाना बन रहा है, मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया कि मैं किसी जगह पे गई और वहाँ का खाना इतना टेस्टी निकला। एमपी में इतना बढ़िया खाना था ना, इतना बढ़िया यार काव्य, मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ पे खाना ऐसा एक जगह नहीं हुआ कि मैं कहीं रुकी हूँ नॉर्मल ढाबे पे, नुक्कड़ पे, ठेले पे और खाना बेकार मिला हो। क्या खाया, क्या क्या खाया? सब्जी, रोटी, दाल, चावल, वहाँ की पूरी सब खाई, सब कुछ बहुत बेहतरीन था। एमपी का खाना भाई, एमपी वालों ने बहुत अंडररेटेड है एमपी यार। एमपी अभी घूमने के मामले में बहुत अंडररेटेड है, सुंदरता में बहुत बेचारा अंडररेटेड है, सफाई में बहुत अंडररेटेड है। एमपी बहुत साफ सुथरा है, एमपी में खाना बहुत अच्छा है, एमपी में क्या कहते हैं सीनरीज जो आती हैं, इतनी सुंदर सुंदर जगह है, बहुत अच्छा है एमपी। हाँ, एमपी को सब भूल गए हैं। वो दिल एमपी में बहुत अंडररेटेड रह गया है, पता है, अब भी लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, हमारी टीम में कई लोग हैं जो कि इंदौर से हैं, बोलते हैं कि आप मत ही आओ यहाँ पे। एमपी बहुत साफ जगह है, बहुत साफ जगह, सबसे साफ जगह। कौन सी ऐसी वीडियो है जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा करके वीडियो बनाई? सबसे ज़्यादा खर्चा मैंने किस वीडियो में करा है? अरे पुनी सुपरस्टार वाली वीडियो थी, वो बहुत महंगी पड़ी थी मुझे। जो मैंने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें बहुत पैसा लगा है। उसने ही 3 लाख रुपए उसी ने ले लिए थे। वो बहुत महंगी वीडियो थी। कितना होता है यूजुअली, कितना बजट लेके चलते हो एक वीडियो का? बजट मेरा कुछ नहीं है, मैं अपने काम पे कितना भी खर्च कर सकती हूँ। मैं जो कमाती हूँ अपने काम पे, मैं अपने पे, मेरे कोई महंगे शौक नहीं है। मैं, आप मेरे को कभी महंगे ब्रांड्स के साथ या उसमें नहीं देखोगे, पर मैं अपने काम पे बहुत खर्च करती हूँ। जितना भी लग जाए, चाहे लाख लग जाए, 2 लाख लग जाए, मैं अपने काम पे जितना लगता है उतना लगा देती हूँ। क्या अच्छी चीजें लगी हमारे कंट्री के बारे में, और क्या चीजें ऐसी लगी जो कि इम्प्रूव हो सकती है? मुझे हमारे देश में अगर कुछ सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो तो है पीपल। मतलब हमारे यहाँ पे अगर शूट करना, मैंने यूएई में शूट करा है, ठीक है, वहाँ के लोगों से मैं मिली हूँ, पर मुझे यहाँ पे जो लोग मिलते हैं, जो क्रेजीनेस मिलते हैं, जो वो अपनी एनर्जी लेके आते हैं, वो मुझे बेस्ट लगती है। ये हाँ, इंडिया वाली जो एनर्जी है ना, वो आपको मिलती नहीं है बाहर। और मुझे जो खराब लगती है सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है टॉयलेट्स। ये बहुत अच्छा point है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विमेंस के लिए वॉशरूम वाली जो दिक्कत है, जैसे मैं फील्ड पे शूट करती हूँ, ठीक है, तो मुझे वॉशरूम से नहीं मिलता शूट के टाइम पे। मतलब मैं, पता है मैं कितने शूट्स पे पानी बहुत कम पीती हूँ, मुझे पता है मुझे बाथरूम करने की जगह नहीं मिलती। तो जो बाथरूम वाली दिक्कत है वो मेरी और केके क्रिएट्स की गाइस बहुत रियल है, बहुत सेम। या तो केके क्रिएट्स को दिक्कत है बाथरूम से, या तो मुझे है। कई कई वीडियोस में आपकी मम्मा होती है, या फिर कई कई वीडियोस में मयंक होते हैं। तो क्या एक क्रिएटर की पर्सनल लाइफ और कंटेंट कभी मैच होता है? क्यों मैच होता है? क्या मैच होना ज़रूरी होता है, मिक्स होना? इस पे थोड़ा सा मैं बात करना चाह रही थी कि क्यों ज़रूरी है अपने वाले लोगों को वीडियो में लाना कभी कभी, या वो ज़रूरी है भी क्या? यार नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट आपके पास वो एज अ क्रिएटर, मुझे कभी कोई ऐसा आइडिया आ गया, मुझे लगा कि यार ये मैं मम्मी के साथ बना के देखूँ, मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, तो मैं क्रिएट कर लेती हूँ। वरना मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मोर ओवर अगर कुछ मुझसे गलती हो गई तो फिर मुझे ऐसा लगता है वो टॉर्चर मेरी फैमिली को भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि हम अपने पे तो गाली सुन सकते हैं, पर आप अपनी पेरेंट्स पे नहीं सुन पाओगे, या उनको कोई गाली दे तो नहीं समझ में आएगा आपको। क्या अपनी वीडियोस को एक तरीके का ब्लॉग नहीं बोलोगे? हमारा व्लॉग है, हम लोग जो कह रहे हैं, हमारी जो कैटेगरी है वो व्लॉग है, बट वो कोई डेली व्लॉग नहीं है, वो कोई फैमिली व्लॉग नहीं है। इट्स अ कंटेंट बेस्ड व्लॉग, जिसमें हर हफ्ते कुछ नए कंटेंट पे व्लॉगिंग होती है, कुछ नया पीस ऑफ कंटेंट आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि बाय इटसेल्फ अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो एक लड़की को एक मुश्किल जगह पे देखना इज़ एन इंटरेस्टिंग
विजुअल हाँ। और स्टोरी, तो कई लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको वो मेरे लिए भी वो वीडियो देखते हैं। तो आपके लिए क्या है कि एक वीडियो को कितने लोग आपको लगता है कि आपके लिए देखते हैं और कितने लोग जो है वो स्टोरी, टॉपिक, कैरेक्टर्स के लिए देखते हैं? जब कोई भी कंटेंट क्रिएटर नया नया कंटेंट बनाता है तो जो भी उसके चैनल पे आता है वो आता है टॉपिक के लिए, और जो भी उसने कंटेंट बनाया उसके लिए। पर जब धीरे धीरे एक चैनल और एक क्रिएटर स्टेबल होता जाता है और एक अपनी ऑडियंस बना लेता है, तब पब्लिक आना चालू होती है उस क्रिएटर को वो चीज़ करते हुए देखने के लिए। अभी टीम में कितने लोग हैं? इस टाइम पे हमारी टीम में है हम 3 लोग। 3 ही लोग हैं। 3 एज अ लोग, टीम जो हम लोग हैं, मैं, मयंक, आयुष। 3 लोग। हाँ। और एक निशु मयंक का रिलेशनशिप बताओ, मतलब क्यों जरूरी है क्रिएटर के लिए एक मयंक का होना? निशु के लिए मयंक क्या है? क्या मयंक नहीं होता तो निशु का चैनल होता? नहीं होता। मेरे लिए मयंक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ही इज़ लाइक, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती उसको, उसके सपोर्ट को नहीं बताया जा सकता। उसके, चाहे उसने मुझे मेंटली सपोर्ट किया हो, फाइनेंशियली किया हो, चाहे किस तरीके से किया हो, वो मैं वर्ड्स में कभी बता नहीं सकती। मतलब मेरे पास ऐसा लगता है वर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे। वो मेरे लिए, उसने जितना सपोर्ट मुझे किया है, जितनी चीज़ें उसने मेरे लिए सेक्रीफाइस की है, जितना काम उसने मेरे लिए किया है, जितनी मदद उसने मेरे लिए किया है, तो मेरे लिए उसका होना बहुत मायने रखता है, जिसे मैं कभी शब्दों में बयां ही नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता है अगर मयंक नहीं होता तो मैं यूट्यूबर नहीं होती, मैं कहीं नौकरी कर रही होती, मैं एंकर होती, रिपोर्टर होती, पर मैं यूट्यूबर नहीं होती। जिन लोगों को नहीं पता मयंक के बारे में, तो वो भी एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है। वो भी एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है। थोड़ी सी स्टोरी बताओ यार एक दूसरे की। स्टोरी यही है कि हम दोनों कॉलेज में मिले और हमारी कॉलेज में दोस्ती दोनों की बहुत एक दूसरे की औकात देख के हुई। हमारी दोस्ती ऐसी हुई कि वो भी फीस के लिए लोन के पेपर लेके घूम रहा था, मैं भी फीस के लिए लोन के पेपर लेके घूम रही थी, और हमको दोस्त बनाया लोन के पेपर्स ने। और वो भी बैंकों के चक्कर लगा रहा था, मैं भी बैंकों के चक्कर लगा रही थी। तो मैं उसकी दोस्त बनी। उसका एक, कोई बंदा कितना रियल हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ, उसकी रियलनेस बताती हूँ मैं आपको। मैं और मेरी दोस्त वंशिका, हम कॉलेज में नए नए थे, ठीक है। तो ये मेरा दोस्त बना मयंक, ठीक है। तो हम लोग जैसे कॉलेज में लंच ब्रेक हुआ, ये बाहर आता है, तो मेरी दोस्त और मैंने बोला कि एक काम कर, हमें कचौड़ी खिला दे। तो उसने कहा कि ठीक है खिला दूंगा। तो इसने हमें कचौड़ी खिलाई 30 रुपए की लेके। तो मेरी दोस्त ने बोला कि यार तूने हमें कचौड़ी खिलाई और एक काम कर, तू हमें कोल्ड ड्रिंक भी पिला दे। इसने हमें कोल्ड ड्रिंक भी पिला दी। तो हम बड़े खुश, हम लोग अपनी क्लास में चले गए। अब शाम होती है, 6 बजे छुट्टी होगी कॉलेज की। एक लड़का मयंक कौशिक मेरे पास आ रहा है, कह रहा है सुन, तुमने सुबह मेरे पैसे से कचौड़ी खाई है, कचौड़ी तक तो ठीक था, पर तुमने जो बाद में कोल्ड ड्रिंक ली ना, उससे मेरे किराए के पैसे चले गए। ठीक है। मैंने कहा किराए के पैसे चले गए? कह रहा है कि मेरा कचौड़ी तक का बजट था 30 तक का, और वो बाकी 30 रुपये मैंने अपने घर जाने के लिए रखे थे। मैंने कहा अरे यार, तो तूने पिलाई क्यों? कह रहा तो तेरी दोस्त ने बोल दिया, मेरी बेइज्जती हो जाती उस टाइम पे। कह रहा मुझे घर जाने के लिए किराया दे। मैंने उन्हें वैसे 100 रुपये का नोट निकाला, मैंने ये ले। कह रहा 30 रुपये ही चाहिए बस। मैंने कहा नहीं, तू 100 रख, तुझे कल परसों की जरूरत पड़े तो काम चला लियो। भाई मेरे को इतना अच्छा लगा, वो इतना अच्छा लगा कि यार ये कैसा आदमी है यार। मतलब वी आर नॉट डेटिंग, बट मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को डेट करूँ या वो किसी को डेट करे, तो मैं उसे अपने बॉयफ्रेंड या अपने पति को समझाऊंगी कैसे कि ये क्या है मेरे लिए, ये क्या है, ये मेरा दोस्त है पर ये मेरे लिए दोस्त से भी ऊपर है, मेरी फैमिली क्या है। मुझे नहीं लगता हम दोनों का कहीं घर बस पाएगा। तो यार ये जर्नी इसके साथ अलग है। अभी क्या देखते हो? मयंक क्या संभालता है, निशु क्या संभालती है? मयंक तो सब संभालता है। मयंक इज लाइक, वो जड़ होती है ना, वो जड़ है। मतलब लाइक वो मेरी प्रॉब्लम संभालता है। मुझे कैमरा में प्रॉब्लम है, वो कैमरा संभालेगा। मुझे एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो एडिटिंग भी संभालेगा। वो मुझे टीम में संभालेगा, मुझे आइडियाज़ में संभालेगा। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्प करता है मेरी। अगर जैसे कोई तुम वीडियोस बना, आपने बोला कि आप लोग डेट नहीं कर रहे हो, हाँ। ठीक है। अब अगर आप लोग ऐसी वीडियोस बनाते हो तो क्यों बनाते हो? और यार फिर ये काम है, पहले की वीडियो है ये वाली। जो वीडियो है हाँ। ये प्रपोज प्रैंक की वीडियो हाँ। है, जो ऑडियंस ने डिमांड करी थी कि मयंक भैया पे प्रपोज प्रैंक करो। हाँ। तो डिमांड थी उस टाइम पे, मेरे को आइडिया नहीं आ रहा था, मैंने कर दिया प्रैंक। हाँ। व्यूज की जरूरत थी। उसके बाद ये सेइंग यस टू माय बेस्ट फ्रेंड था, उसमें थोड़ी कपल वाले सेगमेंट्स करे थे मैंने उसको एडिटेट करने के लिए, तो ये उसकी है। और ये शायद उसने मेरे को कुछ
पता नहीं क्या उसका डेयर उन्होंने, था, हाँ, उसने डेयर था, dare ये किया। सब तो कंटेंट है काव्या। क्या यार काव्या, व्हाट इज दिस? क्या ऐसा लगता है कभी कि कुछ वीडियोस के आइडियाज मैं एक टाइम के बाद नहीं करूंगी? नहीं, अभी अब जो मैं काम कर रही हूँ उसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मैं नहीं करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसको अब और नेक्स्ट लेवल पे कैसे करूँगी और बड़ा करके कैसे किया जा सकता है, ये क्या है निशु के लिए बड़ा करना? क्या है कि मतलब अभी जितने व्यूज आ रहे हैं उन व्यूज को डबल कर देना बड़ा करना है, और बड़ी टीम क्रिएट करना बड़ा करना है, फॉरेन वीडियोस बनाना बड़ा करना है? क्या है निशु के लिए जो मेरे बड़ा? लिए बड़ा है। जैसे मान लो कि जैसे आज मैं बना रही हूँ चीप वर्सेस मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन सीट, प्लेन सीट, ठीक है, ये कंटेंट वाइज अभी ये मैंने नॉर्मल है। जिस दिन निशु बनाएगी चीपेस्ट वर्सेस मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री, चीपेस्ट वर्सेस मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट, ये मेरे लिए कंटेंट वाइज जब मैं ऐसा कंटेंट बनाने लगूंगी, ये मेरे लिए होगा बड़ा करना, कि मैंने कंटेंट में ये इसको ग्राफ को यहाँ से मैं यहाँ लेके चलेगी, वो चीज़ मेरे लिए बड़ी होती है। क्या कभी लोग ऐसा कहते हैं कि आप मिस्टर बीस्ट टाइप के आइडियाज अब को? बोलते हैं यार, पर मैं मना करती हूँ, मेरी वीडियो उससे बहुत अच्छी है। पैसा बहुत लगा देना, बहुत पैसा दे देना कभी अच्छा कंटेंट नहीं होता। आप संदेश भाटिया को देख लो, वो बहुत पैसा खर्च नहीं करता या बहुत पैसा नहीं लगा रहा, पर उसके वीडियो में जान होती है, एक जिंदगी होती है, एक इमोशन होता है। जब तक वीडियो में इमोशन नहीं है तो फिर कितना लगा दिया आपने। ऐसे बहुत क्रिएटर हैं हमारी नीश में, बहुत पैसा खर्च करते हैं, पैसा बांट दिया, ये गरीब की मदद कर दी, वो कर दी, ये कर दिया, ठीक है, पर वो वीडियो में फील नहीं है यार, इमोशन नहीं है तो वो वीडियो बेकार है। कैसे आती है, कैसे आता है एक वीडियो में इमोशन है या नहीं है? ये कैसे बता पाते हो आप? और कैसे एक क्रिएटर ला सकता है अपनी वीडियो में इमोशन? कितने लोग मेरे से आज भी मिलते हैं, पूछते हैं कि यार ट्रक वाली वीडियो जो आपने बनाई, आप सच में इतनी देर बैठे थे? सच में थे यार वो? आप ऐसा तो नहीं था आपके पीछे गाड़ी चल रही थी? मेरे मन में ये रहता है हमेशा कि अगर मैं ट्रक से उठ के अपनी गाड़ी में बैठ गई और मैं कंफर्टेबली अपनी अपनी एसी गाड़ी में बैठ के आ रही हूँ, वो ट्रक में अकेले जा रहा हूँ, मैं टेक लेने के लिए सिर्फ जा रही हूँ, जिस टाइम पे मैं गाड़ी में बैठी हूँ उस टाइम पे ट्रक में कुछ ऐसा हो गया जो कैमरे में आना चाहिए था, वो तो नहीं आ पाएगा, वो तो मिस हो जाएगा। तो नुकसान किसका है? मेरा। तो अगर मुझे बेहतर कंटेंट बनाना है तो मुझे वो 40 घंटा उसके साथ बैठना पड़ा। जितनी देर वो था ट्रक में उतनी देर मैं भी थी ट्रक में, जितनी देर उसने खाया वो रुका तभी मैं भी रुकी, वरना मैं ही फील नहीं कर रही हूँ तो ऑफकोर्स ऑडियंस कैसे फील कर जाएगी? वो नहीं हो पाता। कैसी कंडीशन है ट्रक ड्राइवर्स की इंडिया में? बहुत बुरी है यार, बहुत बुरी है। ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ तो हेल है। हमारे देश में ट्रक ड्राइवर्स को लेके या ट्रक को लेके अब तक भी बेसिक रूल्स रेगुलेशंस लोगों को पता ही नहीं है। हमारे जो इंडिया में ट्रक्स हैं वो इतने अच्छे से बने हुए नहीं हैं और उसके अंदर फैसिलिटीज़ ही नहीं है और उनको मिलता बहुत कम, जो भी उनका जो वेतन बनता है वो बहुत कम बनता है और खाने से रिलेटेड बहुत इशू रहता है, तो उनको एक गुटखा हमेशा वो चबाते रहते हैं नशे के लिए, और रूल्स इतने अच्छे नहीं है कि किस हिसाब से सामान कब पहुंचना चाहिए, तो उनको नींद के साथ इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसलिए वो दारू पीते हैं। तो आगे से ही ये वाली जो कैटेगरी ना ट्रक वाली, आगे से ही बिल्कुल बहुत डिसबैलेंस्ड है, इसलिए इतने ज़्यादा ट्रक से रिलेटेड इशू होते हैं। और कौन सी ऐसी आइडेंटिटीज़ है जो कि आपने कवर किया? जैसे ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की कैसी कंडीशन है? यार ब्लिंकिट राइडर्स की कंडीशंस ख़राब भी है और अच्छी भी है। मेरे को ये लगा कि कुछ लोग तो उससे खुश हैं जो कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं, मान लो उनको कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है या कुछ ऐसा उनके पास डिग्री नहीं है, कुछ उनकी कहीं अच्छे कॉर्पोरेट्स में नहीं लग पाती, तो उनके लिए सही है। वो अगर अच्छे से डिलीवरी करे तो वो महीने का बना लेते हैं, 30,000 35,000 भी बना लेते हैं। तो कुछ लोग तो इससे बहुत खुश है और कुछ लोग जो नहीं कर पा रहे हैं या जिनसे नहीं हो पाता इतना ज़्यादा, वो उससे दुखी है। तो इसमें ब्लिंकिट वाले में ना मेन मिक्स किस्म की पब्लिक है। ये बताओ थोड़ा सा, हाउस टूर की वीडियोस कैसे प्लान करते हो? फॉरेन में एक कल्चर चल रहा था, हाँ। ठीक है, कि आस्किंग से रिलेटेड कि हम पूल में नहा सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो उस टाइम पे किसी ने हाउस टूर नहीं मांगा था, तो हम लोग मैं पूल वूल का तो मैंने नहीं सोचा क्योंकि बिना फीमेल वो अच्छा नहीं लगता इतना, या तो मेरे को लगा कि हाउस टूर मांग सकते हैं, तो वो उसी आइडिया से मुझे ये हाउस टूर का आइडिया आया। एक वीडियो का टाइटल और थंबनेल इम्पोर्टेंट होता है क्या? आई थिंक एक वीडियो का टाइटल और थंबनेल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टाइटल डिसाइड करना जो लोगों को हुक करके रख सके, और उसके हिसाब से ही थंबनेल कि अच्छा जो मैंने लिखा है उससे रिलेटेड ही है। उसके बाद अंदर 30 सेकंड में वो चीज़ भी दिखना कि अरे ये होगा ही होगा। वो जो पैकेज बनता है वो लोगों को रोक के रखने में काम करता है। क्या है निशु के लिए कुछ चीज़ें, रूल्स, टिप्स
क्रिएटर्स के लिए कि अगर आप टाइटल थंबनेल के बारे में सोच रहे हो तो ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए? यार एक तो जो अंदर वीडियो है उससे मैच करना चाहिए। वो अब पहले ऐसा होता था क्लिकबेट चल जाता था, पर अब बहुत फर्क पड़ता है। अगर अब नहीं है तो ऑडियंस वो हट जाती है। और थंबनेल का तो यार सच बताऊं, थंबनेल में मेरी एक्सपर्टीज इतनी है नहीं, तो थंबनेल वाला सेक्शन तो पूरा आयुष देखता है कि कैसा बनाना है, क्या होना चाहिए, वो मेरी टीम देखती है, तो मैं इतना उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। और टाइटल के लिए भी मैंने रखा, क्योंकि एक थंबनेल ही सबसे एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे ये पता है कि इंट्रो से वीडियो से मैच करना चाहिए। जो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि कुछ ऐसा मत करना कि वो वीडियो में नहीं है तो वो यूट्यूब भी अगर उसको वो करता है, यूट्यूब की जो चेकिंग होती है उसमें वो नहीं मिलता तो वो फिर वो उसको स्लो करता है अपने आप ही, ठीक है। और उसका थंबनेल, टाइटल और उसके 30 सेकंड मैच कराओ। अच्छा, अब जैसे एक वीडियो है, आई नो आपने बोला कि टाइटल आप नहीं देखते, थंबनेल आप नहीं देखते, फिर भी थंबनेल में मैं बहुत बुरी हूँ। फिर भी मैं एक बार ले जाना चाहती हूँ कि क्या चल रहा होगा आयुष के दिमाग में, आपकी टीम वालों के दिमाग में, जब हमने ये थंबनेल था ट्रक ड्राइवर वाली वीडियो का, हाँ ठीक है, तो पहले जो थंबनेल था वो ये वाला था, हाँ, जिसका हमने टाइटल चेंज किया। पहले इन्वेस्टिगेटिंग द लाइफ ऑफ इंडियन ट्रक ड्राइवर्स था, उसको हमने इन्वेस्टिगेटिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट अंडररेटेड जॉब हाँ किया। क्यों किया होगा ये? इन्वेस्टिगेटिंग द लाइफ ऑफ इंडियन ट्रक ड्राइवर्स को हाँ का जो हमने चेंज किया था वो ये था कि जो ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड जितना भी डाटा अपलोड होता है यूट्यूब पे या वीडियोस जितनी भी अपलोड होती है उसके हिसाब से ये जा नहीं रहा था, ये उतना पकड़ नहीं रही थी वीडियो, इसकी रफ्तार जो थी बहुत धीमी हो चुकी थी। तो हम इसका टाइटल चेंज कर करके बेट ले रहे थे। ओ एक लेनी पड़ती है वो कि किस हिसाब से वो जाएगी, तो हमने इसे था वर्ल्ड मोस्ट अंडररेटेड जॉब। तो वो एक तो ये सेगमेंट हो गया अंडररेटेड जॉब, ठीक है। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर डाला कि या तो बंदा इससे हुक हो या तो इससे हुक हो, वो बेट लिया हमने। फिर उसके बाद जब हमने वर्ल्ड्स मोस्ट अंडररेटेड जॉब को हमने किया इंडियाज मोस्ट इग्नोर्ड प्रोफेशन। हाँ, अब ये देखो आपने यहाँ पे कहाँ गया, ये मोस्ट इग्नोर्ड, लास्ट कौन सा है, ये रहा इन्वेस्टिगेटिंग द रियलिटी ऑफ इंडियन ट्रक ड्राइवर। ये जो है लास्ट हमारा गया, जो बिल्कुल अब हमने यहाँ पे बैठ ली, हमने नए नए चेंज करके देखे, इन्वेस्टिगेशन कर ली, नहीं जा रहा है, ट्रक ड्राइवर अंडररेटेड जॉब नहीं जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्या बचता है कि ट्रक ड्राइवर्स के अराउंड क्या बन रही है, एक वो बनता ट्रक ड्राइवर्स के अराउंड की एक फिनोमेना बना हुआ है ना कि मार के भाग जाते हैं, रियलिटी बनती है उनकी, क्या रियलिटी है। तो फिर लास्ट गया इन्वेस्टिगेटिंग द रियलिटी ऑफ इंडिया, अब उनकी रियलिटी दिखा रहे हैं वो। हमने इसको चेंज करके वो सुटेबल, जब तक नहीं मिल रहा हम ढूंढ रहे हैं कि क्या सुटेबल रहेगा एक वीडियो के लिए। फिर लास्ट में जो लग गया कि अब हाँ ये जा रहा है थोड़ा, एटलीस्ट ये एल्गोरिदम के हिसाब से थोड़ा चल रहा है, एटलीस्ट इसको थोड़ा तो यूट्यूब दिखा रहा है इस चीज़ को रियलिटी के साथ, तो फिर वो हम लोग सुटेबल लगता है वो डाल देते हैं। कितने थंबनेल्स बनवाते हो एक वीडियो के लिए? कितने थंबनेल बनते हैं मेरे हिसाब से पहले तो एक ही बनता था, बट अब वो यूट्यूब का वो सेक्शन आ गया ना कि जब हम चेक कर सकते हो, तो अब मेरे हिसाब से 4-5 बनते हैं। अच्छा, और कितनी बार चेंज करते हो? क्या ये फिक्स्ड है कि चेंज हर बार होगा वीडियो का टाइटल थंबनेल, या फिर कई बार अगर वीडियो पकड़ ली तो? हाँ, अगर वीडियो अच्छी चल गई या पकड़ ली तो नहीं चेंज करते, बट अगर नहीं वो नहीं आ रहा, मान लो किसी वजह से टाइटल नहीं यूट्यूब उसमें फिट नहीं हो रहा है, तो वो चेंज कर करके हम देखते रहते हैं, बेट लेते रहते हैं, बिकॉज वो क्रिएटर माइंड मानता नहीं है अंदर से। और जो अभी आपका थंबनेल बनाता है वो आपके एडिटर ही अभी थंबनेल बनाता है? हमारे थंबनेल के लिए फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, जो भी मार्केट में वो बनाते हैं, वरना जब फ्रीलांसर नहीं बना पाते या इशू टाइम का होता है तो फिर आयुष बनाता है। अच्छा, फिर आपकी टीम वाले ही बना देते हाँ, हैं उसके थंबनेल कर देता है वो। जैसे एक ये जो है इसमें दिखता है कि जो आपकी ऑडियंस जो है वो सौरभ जोशी भी देखती है, ट्रिगर्ड इंसान भी देखती है, मिस्टर इंडियन हैकर देखती है। यस। क्या है ये चैनल्स में कॉमन, क्यों है ये चैनल्स को लोग देख रहे हैं? इससे कुछ पता चलता है क्या क्रिएटर को, या फिर ये कुछ ये ऑडियंस का वो हो सकता है कि जैसे सौरभ जोशी का मैंने आपको बताया कि फैमिली बहुत देखती है, तो हमारे पास एक फैमिली ऑडियंस भी है। ट्रिगर्ड इंसान को बच्चे बहुत देखते हैं, तो हमारे पास बच्चे भी हैं। और मिस्टर इंडियन हैकर के थोड़ा सा उसको यंगस्टर्स भी देखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाता है, तो वो मिक्स होकर जो हमको मिल रही है, हमारे चैनल्स में कुछ कॉमन नहीं है। एक रैपिड फायर सेगमेंट लेना चाहती हूँ, ठीक है? क्विक आंसर्स। ओके यस। क्या एडवाइस दोगे उस बच्चे को जो अभी गवर्नमेंट स्कूल में है और अंडर कॉन्फिडेंट है? तुमसे ज़्यादा होशियार, तुमसे ज़्यादा जुगाड़ू, तुमसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है।
और क्या है एक वर्ड जो आपके दिमाग में आता है जब ये इमेज देखते हो तो? निशु एंड आमिर खान. Love. It's overwhelmed gratitude. Happy. क्या मन में आता है जब माँ के साथ इमेज देखते हो? It's more like peaceful. शांत बिल्कुल, ऐसा लगता है कि यार कुछ अच्छा कर रही हूँ. क्या माइंड में आता है जब शॉर्टेस्ट गर्ल के साथ इमेज देखते हो? हर एंगर शिव से बहुत गुस्से वाली हैं. गुस्से वाली थी. क्यूट, शी इज क्यूट, बट ऑफ कोर्स यार भगवान ने उनको इतने चैलेंजेस दिए लाइफ में, तो किसी को भी इतना इरिटेटेड फील होगा. कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी लगी? पेपराजी. आई लव पेपराजी वाली वीडियो. कौन से इंडियन क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करना चाहोगे? भुवन मैम. कौन सा, क्या कभी अपने आप को ओटीटी में देखते हो? मैं तो फिल्मों में भी देखती हूँ, मूवीज में, ओटीटी थिएटर में? में भी देखती हूँ अपने आप को. नाइस. कोई 3 मसाला मूवीज, कोई 3 मूवीज रेकमेंड करो. 3 इडियट, तुम्बाड़, सरदार उधम सिंह. नाइस. एक नेक्स्ट क्रिएटर को रेकमेंड करो हमारे लिए, नेक्स्ट गेस्ट को, जिसकी इनसाइट्स, जिसका दिमाग के अंदर आप घुसना चाहोगे. संदेश, हाँ, उसके दिमाग के अंदर हम जरूर घुसना चाहेंगे कि उसकी रेडीनेस बस. बाकी और अगर हम, और कौन है जिसके, बहुत सारे हैं यार. आप ओपन लेटर को बुलाओ, उसका दिमाग देखो छीट फाड़ के. ठीक है, समदीश और ओपन लेटर को हम कोशिश करेंगे बुलाने की. ये थी निशु. थैंक यू निशु को बुलाने के लिए. निशु बोल दो फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, जो भी होता है. लर्न बाय केके क्रिएट नाम है चैनल का, जिसको आप सब्सक्राइब करने को बोल सकते हो. अच्छा गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, और बहुत सारी बातें करी हमने, तो प्लीज डू सब्सक्राइब लर्न बाय केके क्रिएट्स गाइस. थैंक यू. और भूलना मत, ओडू का ऐप फ्री में ट्राई करना, फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन.